सबको ये बोलता हूँ कि 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पूरा रखना। बस मार रहे हैं, चला रहे हैं, जो भी है कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब रूल ऐसे तोड़ रहे हैं कि अपनी जान तो छोड़ो, दूसरे की जान को और ले बैठे। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। हम पेट्रोल गाड़ी परचेज करें, हाँ सीएनजी गाड़ी परचेज करें, हाँ। या आजकल इलेक्ट्रिक चल रही है और हाइब्रिड चल रही है, तो इसका हम कैसे डिसाइड करें हम किस रनिंग पे कौन सी कार परचेज करें? 25 लाख की गाड़ी लोगे, उसको 15 लाख में बेचना आपके लिए ज़्यादा समझदारी का डिसीजन है, या फिर एक 8 लाख की गाड़ी को 7 लाख में बेचने का डिसीजन अच्छा है? आजकल होता क्या है, लोग अब गाड़ी सीखने के लिए हाँ पुरानी गाड़ी ले लेते हैं। हाँ जी। 1 लाख की मिल जाए, 50,000 की मिल जाए, हाँ क्योंकि आदमी क्या सोचता है, नई गाड़ी लूंगा तो उसको खराब कर लूंगा मैं, हाँ। इसलिए पुरानी गाड़ी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ज्यादा है आजकल। सबसे पहले जो इसके अंदर पॉइंट है कि भाई पुरानी गाड़ी अच्छी मिल जाए, ये तो आज की डेट में बचा ही नहीं है। गाड़ी न्यू लेनी चाहिए या पुरानी? स्वागत है आपका हमारे न्यू पॉडकास्ट में। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत होने वाले हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, और उसी के साथ साथ उन्होंने अपनी एक ऐसी ऐप लॉन्च करी है जिसके बारे में वो आपको बताएंगे, इंडियन ड्राइव गाइड। और उनका यूट्यूब पर चैनल है इंडियन ड्राइव गाइड के नाम से, जिस पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। और उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर उनके 1.5 मिलियन फॉलोवर हैं। कार की पूरी जानकारी देंगे, हमें कैसे कार लेनी चाहिए, नई कार, पुरानी कार, इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल, सारी चीज की जानकारी आपको आज इसी पॉडकास्ट के अंदर मिलेगी। तो पूरा पॉडकास्ट देखें। तो अभी हम आपको मिलाने वाले हैं मिस्टर दीपक चौधरी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो शारिक भाई, कैसे हो आप? बहुत दिन के बाद मैं बहुत मुलाकात बढ़िया हुई। सर। आप बताइए, आप कैसे हैं? काफी दिनों के बाद हम मिले आज, है ना? बहुत मुझे लग रहा है कि बढ़िया। 1 साल पहले हम जब मिले थे, जी तब जी। हमने साथ में एक वीडियो बनाई थी। उस टाइम पे मैं ग्रो कर रहा था, वो वीडियो बहुत ज्यादा हाइप गई थी। और वो वीडियो रोड सेफ्टी के ऊपर ही थी। आज जो क्वेश्चन किए जाएंगे सबकी लाइफ से रिलेटेड, जो आजकल सबकी जरूरत है, तो आज आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएंगी। तो मतलब कहने का मतलब है जिससे हर आदमी रिलेट कर। बिल्कुल। देखो, स्टोरी तो वही है मेरी लगभग, जो आप देखोगे कि हर हर पड़ाव में किसी ना किसी आदमी से तो रिलेट हो ही जाएगा, क्योंकि सबकी स्टोरी कॉमन यही रहती है, ज़िंदगी ऐसे ही सबकी रहती है। तो आप शुरू कर सकते हैं। दीपक भाई, बुलंदशहर से दिल्ली, दिल्ली से गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद इतना बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचना, और एक स्टेप और आगे एक आपने ऐप लॉन्च कर दी, तो ये सफर कैसा रहा आपका, इसके बारे में बताइए हमें। सफ़र तो बहुत आसान था, अच्छे लोग मिलते गए, सही सही काम होता गया। तो ये सबसे पहले मैं तो इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने उस समय पे साथ दिया, और वहीं तक मैं जो आज पहुँच पाया हूँ। क्योंकि देखो, अकेली रास्ता किसी का नहीं होता है। जब तक आपको अच्छे लोग ना मिलें उस रास्ते के अंदर, वो आपको सपोर्ट ना करें, वो आपको आगे ना बढ़ाएं, तब तक आप बेकार हो, नहीं तो आप वहीं फंस के रह जाओगे। बिल्कुल। तो पैदाइश, जो मेरा जन्म हुआ, वो यहीं बुलंदशहर का ही ज़िले डिस्ट्रिक्ट का ही एक मेरा अंदर मेरा गांव लगता है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मैं बचपन से ही, पापा और हमारे दादा जो थे वो आर्मी में थे। पापा हमारे पहले ही दिल्ली में आना जाना था उनका। तो जो हमारे मामा वाली फैमिली है, मैं उनके पास रहा हूँ बचपन से। दिल्ली में मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई करी है, और वहीं के तो कहने का मतलब है कि बुलंदशहर का जो स्टार्टिंग का जो मेरा पार्ट है वो बहुत कम है। ज़्यादातर समय मैंने अपना दिल्ली में ही बिताया है, और वहीं को ही मैंने जिया है, और उसी चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ। वहीं पर मैंने फिर जॉब जो लगी है वो भी वहीं पे था, और सोशल मीडिया का भी जो स्टार्ट हुआ वो भी सफ़र भी वहीं से ही रहा है। तो ये बुलंदशहर की कहानी है मेरी अभी तक की, जिसमें मैं बुलंदशहर को कहूँ तो वो यही है कि बस मैं यहाँ पे जन्म हुआ और कुछ समय अपने बचपन का बिताया। ज़्यादा मैं बुलंदशहर को समय दे नहीं पाया। लेकिन अब जो कि एक जो आखिरी पड़ाव है, जहाँ पर मैं कहूँ कि सरकार ने मेरा ध्यान रखने की गारंटी ले ली है, जी। तो अब मैं लोगों का ध्यान कैसे रख सकूं, मैं उस तरफ आ गया हूं। तो उसी के लिए मैं अब जो अच्छा अच्छा कर सकता हूं समाज के लिए, वो मैं करने की तरफ रास्ते पे बढ़ गया हूं। तो एक गवर्नमेंट जॉब के साथ सोशल मीडिया का कैसे आपके मन में आया? हमेशा से ही कुछ ना कुछ करने की मन में चाह रहती थी कि खाली टाइम मैं कभी भी बेकार ना करूं अपना। मतलब आप कहें कि मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे हर समय कुछ ना कुछ करते रहना अच्छा लगता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो ये उसी का ही एक जो आप सब देख पा रहे हो, ये खाली समय को भरने के लिए जो मैंने सीखी स्किल्स, उन्हीं को जब मैंने अप्लाई किया, तब मैं सोशल मीडिया पे आया। तो जो मेरी चीज़ें थी जिनको मैं अच्छा जानता था, उसी बातों को जब मैंने बताया तो लोगों ने उससे रिलेट किया, और सोशल मीडिया मेरा चल गया वहाँ से, ठीक ठाक हो गया, जो भी आप आज देख पा रहे हैं। मेरी जो गवर्नमेंट जॉब है,
मैं आपको आज सबको बता देता हूँ, आज तक मैंने किसी को नहीं जी। बताया कि मैं एक सरकारी ड्राइवर हूँ। तो मैं बस मिनिस्टर्स के साथ या आईएएस के साथ, ये दो ही मेरे बॉस रहते हैं, इन्हीं के साथ मैं चलता हूँ। दीपक भाई, गवर्नमेंट जॉब एक अलग सेक्टर हो गया, सोशल मीडिया बिल्कुल उससे अपोजिट अलग हटके हो गई, तो कैसे मतलब इस चीज को मैनेज कर रहे हो? मेरे जो जो काम है वो वही है जो मैं सोशल मीडिया पे आपको दिखा रहा हूँ। मैं एक सरकारी ड्राइवर हूँ, दिन रात मुझे गाड़ियों में ही रहना है। जी। उससे पहले भी मैं गाड़ियों में ही था, इस नौकरी से पहले मेरा टूर एंड ट्रेवल्स का काम था, तो वहाँ पे मेरी गाड़ियाँ चलती थी। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी ये, कि जब मैंने एक गाड़ी से शुरुआत की, और मैं सही बताऊँ तो उस एक गाड़ी के बाद जब शुरुआत हुई तो मैंने टैक्सी चलाई हैं। वहाँ से मैंने खुद लीड किया है चीज़ों को, एक गाड़ी, दो गाड़ी, तीन गाड़ी, चार गाड़ी, और गाड़ी बढ़ती गई। तो वहाँ से मैंने चीज़ों को देखा है, सीखा है और जाना है। तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं, गाड़ियाँ, ये मेरा पैशन था। उसी को आज मैं आप सबको बता रहा हूँ, जो लोगों को समझ आ रहा है। वो पैशन आपने इस तरह से अप्लाई किया कि आज एक उसने मुझे गवर्नमेंट जॉब भी दी, उसी पैशन ने मुझे सोशल मीडिया भी दिया, और मुझे वो चीज़ पसंद है तो मैं उसमें दिन रात उसमें रहता हूँ, उस पर बात कर सकता हूँ और उससे बोर नहीं होता, और मैं उसी में ही रहता हूँ बस। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि भाई दोनों चीज़ें मेरे लिए एक ही हैं, अलग नहीं है। दीपक भाई, हमारा जो इंस्टाग्राम पर चैनल है जी हाँ। इंडियन ड्राइव गाइड के नाम हाँ से, जी। तो क्लियर कर देता है गाड़ियों से रिलेटेड है। जी हाँ। आज गाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो भी लोगों की पर्सनली प्रॉब्लम होती हैं या कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी जानकारी हम चाहेंगे आज हमारे पॉडकास्ट में आप साझा करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। तो हम गाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। गाड़ी न्यू लेनी चाहिए या पुरानी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखो, ये आदमी की ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है, और आदमी की जेब के अंदर पैसा कितना है उससे डिपेंड करता है। गाड़ी नई गाड़ी भी बढ़िया है, पुरानी गाड़ी भी बढ़िया है, और नई गाड़ी भी ख़राब है और पुरानी गाड़ी भी ख़राब है। अब ये क्यों मैंने दोनों बातें कही वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक आदमी हूँ जिसने 10 सालों से गाड़ियों में रहा हूँ मैं। बिल्कुल। तो मुझे तो आप कैसी भी टूटी फटी गाड़ी दे दो, मेरे लिए तो वो चल जाएगी, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्या काम करवाना है, क्या काम नहीं करवाना, ये पॉइंट है आपका। कौन से काम मिस्त्री मुझे बोल रहा है जिसको मैं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि पुरानी गाड़ी है, वो मुझे बोलने लगा, मैंने अभी गाड़ी सीखने के लिए ली है, कि जी इसके शॉकर में काम करवा लो आप, शॉकर सस्पेंशन गाड़ी बज रही है। अरे भाई, मुझे गाड़ी सीखनी है बस, मैं 35-40 हज़ार का खर्चा ही नहीं करना मुझे, मेरे पहिए ठीक हैं, हाँ हाँ। क्लच ठीक है, स्टीयरिंग चल रहा है, इतना ही चाहिए मुझे बस। तो मेरा वो पर्पस हो गया सॉल्व। तो मेरे लिए पुरानी गाड़ी वैल्यू बन जाएगी, लेकिन कब बनेगी? जब मुझे पहले से इन बातों का पता हो। अब मुझे पता तो है नहीं कुछ भी, तो मैं क्या करूँगा, पुरानी गाड़ी लेके आऊँगा। फिर पुरानी गाड़ी में हल्की सी भी आवाज़ आएगी, या कोई भी आदमी, महान आदमी मेरे साथ बैठेगा और वो बताएगा, अरे भाई आपके तो इंजन से आवाज़ आ रही है, मैं तुरंत उसको मैकेनिक के पास लेके जाऊँगा। और भाई कोई भी ऐसी परफेक्ट चीज़ तो है ही नहीं। आप नई गाड़ी शोरूम से ले आओ, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी मिल जाएगी, और आप गली मोहल्ले का मैकेनिक उसको भी ठीक कर देगा, ठीक गाड़ी को भी ठीक कर देगा। अच्छा, तो एक चीज बताइए, आजकल क्या है, लोगों को नई गाड़ी जैसे कॉस्टली पड़ रही है, हाँ। कोई भी है, मैं भी हूँ, आप भी है, तो पहला रेफर क्या रहता है, हम सोचते हैं कि हमें कोई पुरानी गाड़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाए, जी हाँ। जो नई जैसी हो। हाँ। तो हमें उस गाड़ी के अंदर क्या देखना चाहिए पुरानी गाड़ी लेते समय? देखो, सबसे पहले जो इसके अंदर पॉइंट है कि भाई पुरानी गाड़ी अच्छी मिल जाए, ये तो आज की डेट में बचा ही नहीं है। अच्छा। दो चीज़ों पे आते हैं। गाड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो उसको सही हालत में बेचेंगे, जब तक उससे वो दुखी नहीं हो जाएंगे या उससे परेशान नहीं हो जाएंगे, या अब उनको उस गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। समझे आप? बिल्कुल। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको उस गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, वो 1% 2% गाड़ी मान के चलो। बाकी गाड़ी वो है मार्केट में जिसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो बाज़ार में आई है बिकने के लिए। नहीं तो वो गाड़ी जब अच्छी वाली चल रही है, उस आदमी का काम चला रही है, तो उसको बेचने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं 1-2 साल पुरानी होती हैं। हाँ, वो मजबूरी वाली बिकी हुई होती हैं, अच्छा। कि आपने गाड़ी मिल गई दहेज में, तेल डलवाने का पैसा नहीं है, तो वो बिकेगी अब तो। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। या फिर किसी आदमी को जॉब ट्रांसफ़र हो गई, उसको जाना पड़ गया, या फिर पैसा इतना है कि गाड़ी ले ली, अब गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा, कि भैया ये तो गाड़ी मेरे मतलब की है ही नहीं, ये तो नीचे टच हो जाती है, या तो इसमें बैठ के कंफर्ट नहीं आ रहा, तो उसको निकालो। तो वो गाड़ी फिर आपके पास आने के क्या चांस हैं? वो बहुत कम है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत हैं। आप गाड़ी मुझे नहीं बेचोगे, आप बेचोगे स्पिनी को, Cars24 को, जो तुरंत आएंगे आपके पास, गाड़ी इवैल्यूएट करेंगे 1 घंटे में, आपकी गाड़ी ले जाएंगे।
आरसी ट्रांसफ़र की गारंटी उन्होंने ले ली। तो आप मुझे बेचोगे, जो मैं कहूँगा कि चलो जी एफिडेविट बनवा लेते हैं, 1.5 लाख रुपए अभी पकड़ो, 1 लाख रुपए आपको 15 दिन बाद में दे दूंगा जब मेरे गेहूं बिकेंगे। तो आप वो सब नहीं चाहते। तो फिर अच्छी गाड़ी मार्केट में मिली कहाँ आपको लेने के लिए? आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इन डीलर्स के पास, Cars24 या स्पिनी, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज की डेट में चल रहे हैं, और ज़्यादातर इन्हीं पे ही गाड़ियां बिक रही हैं, इन्हीं के थ्रू ही ट्रेड हो रहा है। बिल्कुल, ये तो अब या तो आप ही का कोई रिश्तेदार हो जिसके आपके सामने की गाड़ी हो, या आप ही के गली मोहल्ले की अच्छी कोई गाड़ी हो जो बिक रही हो, तब आपको बाई चांस वो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अच्छी गाड़ियां मिल पाना मार्केट में सेकेंड हैंड में मुश्किल है। अच्छा, कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताइए। अगर हम पुरानी गाड़ी ले रहे हैं, हाँ जी, तो किस कंडीशन में हम उसको ले सकते हैं जो हमारे लिए अच्छी रहे, जिसमें हम मेंटेनेंस ज़्यादा ना खर्च कर पाएँ या जो ज़्यादा खराबी ना, तो हमें क्या चीज़ उसके अंदर देखनी होगी? देखो, अगर आप बिल्कुल ही गाड़ियों के बारे में नहीं जानते, मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ, एक ये कंडीशन लेकर चलिए। तो आपको अपने किसी दोस्त को तो पकड़ना ही पड़ेगा जो गाड़ियों के बारे में जानता हो, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड होगा ही होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप खुद होशियार ना बने, या तो कोई थर्ड पार्टी सर्विस ले लो। आप मार्केट में आजकल बहुत हैं कि भैया 1000-1500 रुपये दो, वो आपके लिए आएंगे, गाड़ी इवेल्युएट कर लेंगे और आपको बता देंगे ये गाड़ी जी इतनी एक्सीडेंटल है, इतनी टूट फूट है, इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। या फिर आप अपने किसी समझदार दोस्त को लेके जाओ और वो उस गाड़ी को इवेल्युएट कर लेगा कि भैया गाड़ी पुरानी कितनी है। सबसे पहले अगर 15 साल पेट्रोल की गाड़ी है, 15 साल चलनी है, तो आप ये मान के चलिए कि क्या वो गाड़ी आज आ रही है, नई गाड़ी कितने की आ रही है, और उसी के हिसाब से उसका रेट डिसाइड होता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। आप ऑनलाइन कई सारी सर्विसेज हैं जिसमें, क्योंकि मैं एक रैंडम नंबर ऐसे नहीं बता सकते हम किसी भी गाड़ी के लिए। कोई गाड़ी मान के चलो 10 साल के अंदर भी सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है, और कोई गाड़ी 10 साल के अंदर 2 लाख किलोमीटर चली है, तो दोनों का रेट अलग होगा ना। तो रेट एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छा जो समझदार इंसान है, जो गाड़ियों में रहा है, वही उसका बता सकता है। तो रेट एक ऐसी चीज़ है। तो ना तो आप इसमें ये कह सकते कि ये सस्ती है, ये महंगी है। आपने जो गाड़ी खरीदने जा रहे हो, अपने किसी समझदार दोस्त को लेके जाओ या कोई थर्ड पार्टी सर्विस लो, गाड़ी देखने जाओ, गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट चेक कर लो। मैंने एक वीडियो बनाई थी मेरी, जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिनको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो 15-20 मिनट की वीडियो है, वो तो सारा बता नहीं सकते आप। तो वो भी आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। उसमें सब कुछ ही आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, गाड़ी रस्टिंग में है कितनी, गाड़ी ओडोमीटर कितना चला हुआ है, गाड़ी का मीटर बैक तो नहीं है, और गाड़ी में अभी कितना पैसा लगने की गुंजाइश है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये हमें किसी थर्ड पार्टी को पकड़ के उससे जब अगर आप नहीं जानते तो, क्योंकि अगर आप जानते हो तो आप इतना सवाल ही नहीं पूछोगे, आप जाओगे, देखोगे और अपना ले आओगे, आपको किसी की राय की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो है। हाँ, तो ये सवाल ही उनके लिए है जिनकी गाड़ी पहली है, क्योंकि अब जो देश है हमारा वो बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों के पास पैसा आ रहा है। तो अब सब लोग जो हमारे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, जैसे हमारे गांव देहात के लोग हैं, वो भी गाड़ी लेना चाहते हैं। वो भी पहली नई गाड़ी नहीं ले रहे हैं, वो सेकेंड हैंड गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और सेकेंड हैंड गाड़ी में भी बहुत ये फ्रॉड हो रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे अगर आप समझदारी से काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है दीपक भाई, हमें डीलर से गाड़ी लेनी चाहिए पुरानी या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। डीलरों का भी तो घर चल रहा है भाई इसी चीज़ से है कि नहीं? सब कुछ इकोनॉमी चल रही है। बिल्कुल। बस मैं डीलरों से ये कहना चाहता हूँ कि भैया आप जब गाड़ी बेचो ना, तो थोड़ी सी उसकी जिम्मेदारी ले लो, क्योंकि आपको तो सब पता है, जो लेने आया है ना उसको नहीं पता कि गाड़ी क्या है। तो थोड़ा ईमानदार आपको बनना पड़ेगा, उससे थोड़ा पैसे बता दो कि भैया 10,000 20,000 मैं तेरे से ज़्यादा ले रहा हूँ, इस गाड़ी की वारंटी ले रहा हूँ, कुछ दिक्कत आ जाए तो मेरे पास आ जाइयो, मैकेनिक के पास मत जाइयो, ताकि आपका और उसका रिलेशन अच्छा रहे। और ये जो डीलर वाली चीज़ें हैं, जो बीच में आप गाड़ियाँ का व्यापार कर रहे हैं, आपका भी घर चलता रहे और लोगों के पास भी अच्छी गाड़ी पहुँचे। क्योंकि देखो अल्टीमेटली तो डीलर है कौन? वही हमारा पड़ोसी है ही, बिल्कुल, उसका काम ही वही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर चीज़ चले, इकोनॉमी चलती रहे अच्छे से, और सबका जो हिस्सा है वो उनको मिल जाए, लेकिन वो एक अच्छी डील करें। अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है तो जिससे आप गाड़ी खरीदे उससे आपने कम में ही ली है गाड़ी, आपने जो वैल्यू ली है ना गाड़ी, वो डीलर कभी भी 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा, वैल्यू से कम ही देगा, क्योंकि उसको उसका मार्जिन भी चाहिए। तो अब आपने जितना मार्जिन ले लिया ठीक है, आप अगले आदमी को भी बता दो कि भैया इसमें ये दिक्कत है, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, कुछ बात होगी तो आ जाइयो, इसको ऐसे ऐसे ठीक कर लेंगे। तो ये अच्छा जायज़ है। एक कॉमन क्वेश्चन है इसी के साथ, हाँ जी, आजकल होता क्या है, लोग अब गाड़ी सीखने के लिए हाँ पुरानी गाड़ी ले लेते हैं, हाँ जी,
1 लाख की मिल जाए, 50,000 की मिल जाए। हाँ क्योंकि आदमी क्या सोचता है, नई गाड़ी लूंगा तो उसको खराब कर लूंगा मैं, हाँ। इसलिए पुरानी गाड़ी। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ज्यादा है आजकल। देखो, जवाब तो इसका हम ऑलरेडी पहले दे चुके हैं कि भैया तुम्हारे पास क्या पैसा है और तुम क्या देख रहे हो और तुम कितनी नॉलेज है तुम्हारे पास। अब इसमें होता ही, और ये वाकई में एक सही प्रॉब्लम आती ही है उन लोगों के पास जिन लोगों को गाड़ी अभी नई नई सीखी है कि भैया नई गाड़ी लें, उसको तोड़े फोड़ें, फिर उसको वो करें, नई गाड़ी नई लेने गाड़ी के लें। बाद, हाँ। तो भैया ये कुछ लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गलत हो जाएगा। ये मान के चलो, गाड़ियाँ जब आप रोड पे निकलते हो ना तो हल्के फुल्के स्क्रैच ही लगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपका कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा उससे, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप कम स्पीड पे ही गाड़ी कम स्पीड चलाओगे पे तो चलाओगे, आपका बिल्कुल सही बम्पर बात लग है। जाएगा या पीछे लग जाएगा। तो आप कोशिश करो कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपको गाड़ी की नॉलेज कम है तो आप नई गाड़ी ले लो, क्योंकि एक तो उसके साथ क्या है कि टेंशन कम आएंगी, इंजन की तरफ से दिक्कत नहीं है, बाकी टायर वायर सब कुछ नया आएगा, क्लच व्लच सब नई आएगी। तो आप साल 2 साल जब उसको चला लोगे ना अच्छे से, थोड़ी रगड़ रुगड़ भी लग जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 20-30 हज़ार में डेंट पेंट, फिर नई बिल्कुल सही गाड़ी। बात है। आप जो पुरानी गाड़ी लोगे उसमें आप ज़्यादा नुकसान कर लोगे। उसमें आप 1.5 लाख की गाड़ी लोगे, उस पर 1.5 लाख लगा दोगे। तो आपकी जो पर्सनल राय निकल कर आई है, हाँ, सीखने वाले इंसान को तो मोस्टली नई कार लेनी चाहिए, या जिसको अच्छी नॉलेज कंडीशन की, नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है। नहीं है, वो अपना छोटी गाड़ी लो, बड़ी गाड़ी मत लो। छोटी गाड़ी। छोटी गाड़ी लो, छोटी गाड़ी ही ज़्यादा सेंस बनाएगी आपके लिए और ठीक भी रहेगी। वो आपका एवरेज भी अच्छा देगी, खर्चा भी कम लाएगी। जितनी छोटी गाड़ी सीधा हिसाब है उतना क्योंकि जो सीखेगा लोकल में ही चलाएगा लोकल में ज्यादातर गाड़ी। चलाएगा। तो छोटी गाड़ी ठीक है आपके लिए, और आपके लिए नई गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन है, ये रहेगा। दीपक भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल आप देख रहे हैं नौजवान लड़कों में खास तौर से एक चल रहा है भौकाल, रौला, हवाबाजी। सोशल मीडिया का जब से जमाना चला है तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रेंड में आई है। तो लोग वह गाड़ी लेते हैं, कोई स्कॉर्पियो एन ले रहा है, कोई थार ले रहा है, कोई मर्सिडीज ले रहा है। तो आप एक वो चीज बताइएगा सभी के लिए कि हमको किस सैलरी पर कौन सी कार लेनी चाहिए। देखो, जो इसका सही जवाब होगा वो मैं आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन ये एक सही सवाल नहीं है कि किस सैलरी पे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। क्योंकि सैलरी वाला बंदा तो भैया, गाड़ी अगर उसकी सैलरी कम है तो गाड़ी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा वो ढंग से। तो आप कितनी सैलरी आप मान के चल रहे हैं? हम मान के चलते हैं कि एक 50,000 रुपये आदमी कमाता है। नहीं, इसमें सैलरी नहीं, बिजनेस भी इंक्लूड कर लेते हैं हम। ठीक है, एक अर्निंग पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, भाई किसकी कितनी अर्निंग है उस हिसाब से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। ठीक है। होता क्या है, हम ईएमआई पर गाड़ी मिल रही है हाँ, आजकल। ईएमआई पे ही गाड़ी लेते हैं। हाँ, ईएमआई पर गाड़ी ले ली, हाँ, उसके बाद ईएमआई नहीं भरी जा रही है। नहीं भरी जाएगी तो वो तो पहले अपने देखना था। अपने घर को खराब कर रहे हैं। लेकिन क्या है ना, भौकाल जो चल रहा है हवाई, उसके चक्कर में उस लोगों को सोच ही नहीं पाते। उनको यही समझ नहीं आता कि मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, कौन सी गाड़ी लूँ। तो भैया, वो जो साल 2 साल चली गाड़ी जो मिल रही है वो उससे आपको फायदा तो मिल रहा है ना उससे। ये तो शेयर बाजार है, किसी का घाटा होगा तभी किसी का फायदा होगा। तो आपकी पर्सनल राय क्या है उन देखो, लोगों के लिए? मेरी पर्सनल राय तो यही है कि भैया, मैं मानता हूँ कि वो भौकाल बनाना भी ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लो कुछ टाइम के लिए, 3-4 लाख में ले लो, जी। 10-50 हज़ार का घाटा खा के बेच दो। पूर्ण शौक क्या है? शौक इतना ही तो है जब तक कोई चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसी वो चीज़ तुम्हारे पास आई, वो शौक पूरा हो गया तो शौक खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप 25 लाख की गाड़ी लोगे, उसको 15 लाख में बेचना आपके लिए ज़्यादा समझदारी का डिसीजन है, या फिर एक 8 लाख की गाड़ी को 7 लाख में बेचने का डिसीजन अच्छा है? भाई तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, 7 लाख में बेचो 8 लाख हाँ, वाली। क्योंकि जो आदमी खरीद रहा है उसको पहले से पता है कि वो गाड़ी क्यों ले रहा है, कि उसको सही में उसको ज़रूरत है गाड़ी की। क्या वो उससे रोज़ ऑफिस जाएगा, क्या वो अपने बिजनेस जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आएगा, क्या वो उससे टाइम बचाएगा, क्या करेगा, या फिर सिर्फ हवाबाजी करेगा। तो हवाबाजी के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी लो, 1-1.5 लाख का घाटा खाओ, बेच दो। क्लियर कर दिया आपने कि अगर आपको सिर्फ इसीलिए गाड़ी लेनी है हवाबाजी तो के आप लिए पुरानी गाड़ी लें। पुरानी गाड़ी ले लो, और पुरानी में आपको बहुत अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। बिल्कुल। जो आप सपने वाली गाड़ी सोच रहे हो ना, वो उससे भी भयंकर गाड़ी आपको सस्ते में मिल भी जाएगी आपको। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है जब हम गाड़ी लेने के लिए जाते हैं। हम्म, हम पेट्रोल गाड़ी परचेज करें, हाँ, सीएनजी गाड़ी परचेज करें, हाँ। या आजकल इलेक्ट्रिक चल रही हैं और हाइब्रिड चल रही हैं। तो इसका हम कैसे डिसाइड करें, हम किस रनिंग पे कौन सी कार परचेज करते हैं? बहुत ही सही सवाल आपने पूछा है। सबसे बेसिक इसका आंसर ये है कि सबसे पहले आपको पता होगा कि आप गाड़ी क्यों ले रहे हैं, बिल्कुल। और आप अंदाज़न कितनी गाड़ी चलाएंगे। तो जो लोग 400-500 किलोमीटर एक महीने में गाड़ी चलाते हैं ना, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ आप कोई सी गाड़ी ले लो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना सर्विस में,
ना मेंटेनेंस में, ना रिलायबिलिटी में, क्योंकि आपकी गाड़ी चलनी नहीं है। जी चलेगी कम, तेल कम लगेगा, पार्ट्स कम घिसेंगे, मेंटेनेंस कम आएगा, तो कोई दिक्कत हुई ही नहीं। बिल्कुल। अब बात आ गई सीएनजी, पेट्रोल और ईवी की। तो ईवी गाड़ी कम से भी कम आप ठीक ठाक गाड़ी लोगे तो 10 से 15 लाख की आएगी आपको। ईवी अभी कॉस्टली है हमारे ईवी अभी कॉस्टली है, और ईवी उन्हीं लोगों के लिए अभी अच्छा एक ऑप्शन है जिनके पास घर पे पार्किंग करने की जगह है और घर पे ही चार्ज कर सकते हैं। जो लोग अगर घर पे जिनके पार्किंग नहीं है, ईवी मत लो, नहीं तो आप बाहर चार्ज करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। सीएनजी गाड़ी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चॉइस है अगर आपकी गाड़ी की रनिंग सिटी में ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर डीजल लोगे सिटी के लिए तो आप उसको संभाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि डीजल के अंदर अपने इश्यूज हैं, डीपीएफ के, बाकी चीज़ों के। पेट्रोल में एवरेज नहीं आएगा, बिल्कुल। क्योंकि आप देखो 7 से 10 लाख वाला गाड़ी लेने वाला कोई बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं है। हाँ, वो लोअर मिडिल क्लास वाले ही लोग एवरेज हैं, यही एवरेज से भी नीचे लोग हैं, जो बस गाड़ी ले रहे हैं दिखाने के लिए या तो किसी को, या अपना काम चलाने के लिए। तो वो उस चीज़ पे खर्चा कम होना चाहिए। खर्चा कम कब होगा? जब गाड़ी छोटी होगी और गाड़ी में सीएनजी होगी, तभी। नहीं तो पेट्रोल लेके तो आप चल ही नहीं पाओगे। तो अगर आपको गाड़ी बहुत कम चलानी है, सिर्फ दिखाने के लिए गाड़ी रखनी है, तो आप पेट्रोल गाड़ी ले लो। अगर आपको गाड़ी उससे ज़्यादा चलानी है, शहरों में ही गाड़ी चलानी है, तो आप सीएनजी की गाड़ी ले लो। अगर आपके घर पे पार्किंग है और आपको गाड़ी भी ठीक ठाक चलानी है, घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप ईवी गाड़ी ले लो। और अगर आपको हाईवे पे ज़्यादा चलना है, ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप करनी है, बाकी चीज़ें हैं, और आपको डीजल ही चाहिए, क्योंकि डीजल में एवरेज भी आता है, लेकिन लाइफ 10 साल ही है उसकी, फिर लेकिन उसके साथ इश्यूज़ अलग हैं, इंजन के इश्यूज़ अलग हैं, बाकी चीज़ें अलग हैं। अगर आप उसको ढंग से मेंटेन नहीं करते हो तो खर्चे ही हैं उसमें। तो डीजल तो वैसे ही एक तरफ से सब डीजल के पीछे पड़े हुए हैं, सरकार भी डीजल के पीछे पड़ी हुई है, तो वो तो सब उसको कम ही कर रहे हैं, उसको दबा ही रहे हैं। तो आप उसमें ना जाओ तो ठीक है। तो आप देख लो, या तो ईवी, सीएनजी या पेट्रोल, इन तीनों में से मैंने आपको रनिंग बता दी है कि जितनी आपकी ज़रूरत है उतनी आप गाड़ी ले लो। और सीएनजी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं होती, सीएनजी बहुत सक्सेसफुल गाड़ियाँ हैं। हम कार लेते हैं तो हमें एवरेज देखना चाहिए या सेफ्टी देखनी चाहिए? हाँ जी, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट इतने ज्यादा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये तो देखो, एक्सीडेंट तो लोगों की कमी से हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी ड्राइविंग की इतनी तमीज़ नहीं है। गाड़ियाँ उन्होंने ले ली हैं और गाड़ी चलाने का उनको ढंग बिल्कुल भी नहीं है, तो वो बस मार रहे हैं, चला रहे हैं, जो भी है कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब रूल ऐसे तोड़ रहे हैं कि अपनी जान तो छोड़ो, दूसरे की जान को और ले बैठे। में एक एक्सीडेंट हुआ था मेरठ वाले हाईवे पर। अच्छा। एक कार वाला ऐसे टकराया, मतलब डिवाइडर से, खुद तो बच गया, एक साइकिल वाला जा रहा था, बेचारे उसकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। वही तो मैं कह रहा हूँ, खुद तो मरे ही मरे, दूसरे को और ले मरे। तो भैया, सेफ्टी तो आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बहुत अच्छा क्लियर करता हूँ कि आज की डेट में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही है ना, वो लगभग सेफ़ हैं। लगभग सेफ मैं कहूँगा, उससे ज़्यादा सेफ है जितनी पहले के टाइम पे दिक्कत थी। पहले के हिसाब से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। हाँ, पहले लोगों की प्रायोरिटी सेफ्टी इतनी नहीं थी। लेकिन अगर सेफ गाड़ी लेने जाओगे तो फिर वही बात है कि उसमें वो भारी आएगी गाड़ी, फिर भारी आएगी तो एवरेज नहीं देगी। लोगों को सबसे पहले तो वो ये इकोनॉमी चाहिए, एवरेज चाहिए। और जो लोग सिटी में रहते हैं उन लोगों के साथ इतने ट्रैफिक की दिक्कत, मतलब एक्सीडेंट की भी दिक्कत नहीं है। एक्सीडेंट की दिक्कत कहाँ पर है? हाईवे पर। ओवर स्पीड की दिक्कत है, हाईवे पे दिक्कत है। तो आपका अगर यूज़ केस दिल्ली है, खाली ट्रैफिक है, जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी गाड़ी ली है होंडा अमेज, वो गाड़ी सेफ गाड़ी है और सीएनजी में गाड़ी है, तो मेरे दोनों पर्पस उसने पूरे कर दिए। मैं मारुति भी ले लूँ तो भी मेरा पर्पस पूरा करेगा। एक्सीडेंट कैसा हुआ है वो डिसाइड करता है कि आदमी बचेगा या मरेगा। गाड़ी का उसमें रोल है, लेकिन वो इतना रोल नहीं है, क्योंकि आपकी गलती की ज़्यादा थी। गाड़ी ने आपको चलो बचा लिया, लेकिन आपकी गलती ज़्यादा थी। आपने ओवर स्पीडिंग करी क्यों? ओवर स्पीडिंग क्यों करी आपने? आप रॉन्ग साइड क्यों गए? बड़ी दिक्कत हुई। आपने शराब पी के गाड़ी क्यों चलाई? तो ये तो बात गलत है ना। अगर सब लोग इस बस खाली रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो कर लो, तुम सबकी गाड़ी ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगी। तुम चाहे साइकिल पर चलो, तुम जब भी सेफ हो। तो सेफ्टी का जो पैमाना है, मैं वो कहूँगा कि देखो, बाइक वालों से गुजारिश है कि वो जो हाईवेज़ हैं उनके ऊपर बिल्कुल एक तरफ चलें,
या कोशिश करें कि आप उनमें ना जा पाएँ। आप बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अगर एक बाइक पर 2 की बैठने की जगह है तो 2-2, 3-3, 4-4 लोग ना बैठें उसके ऊपर। यह सेफ गाड़ी होना ज़रूरी है, लेकिन वो हाइप ना है बने, क्योंकि आजकल ये मार्केटिंग की हाइप बन गई है। अब उसके चक्कर में आप काफ़ी सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। हाँ, सब कुछ उसके साथ आएगा कि आपका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो गिरेगी। एक ही कंपनी है टाटा, जो अभी इंडिया के अंदर काफ़ी सेफ्टी के अंदर अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके साथ एक इशू जुड़ा हुआ है रस्टिंग का। उसका लोहा ऐसा है कि इतना मजबूत दे दिया कि वो 2 साल से ज़्यादा टिकता ही नहीं है। तो काम कहाँ करना था और काम कहाँ कर रहे हैं, एक काम जब हो गया तो दूसरे काम पे भी ध्यान दे लो। कहने का मतलब ये है, अब अगर आपकी मारुति की गाड़ी है और आपने सामने वाले से टक्कर हुआ, तो ऐसा तो है नहीं कि आज तक सारे मारुति में जितने एक्सीडेंट हुए सब लोग मरे हैं। मारुति की एक अच्छी गाड़ियां हैं, फ्यूल एफिशिएंसी में उनकी अच्छी हैं। जो गाड़ी क्रैश करने के बाद जो मुड़ती है ना, उससे इम्पैक्ट कम होता है। अगर गाड़ी कितने अच्छे तरीके से मतलब एक्सीडेंट के जो झटके लगे हैं उसको कैसे कंप्रेस कर पा रही है, उस तक वो जो जर्क है वो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है, वही लोग उसको सोचते हैं कि ये बेकार गाड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है। शीट हल्की होना, शीट मुड़ जाना, ये कोई सेफ्टी का पैमाना नहीं है। आप समझो इस चीज़ को। तो अगर आप गांव से बस अपने यहाँ तक शहर तक आते हैं जो कि 3-4 किलोमीटर है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हाईवे है आपका, तो आपको सेफ गाड़ी चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि आप हाईवे पे जाएंगे अब, और हाईवे पे हर आदमी जाएगा ही जाएगा। सेफ्टी, आपने कहा मुझे सेफ गाड़ी चाहिए, लेकिन आप कैसे बताएंगे कि ये गाड़ी सेफ है और दूसरी गाड़ी सेफ नहीं है? क्या उसकी प्लास्टिक शीट को दबा के बस? वो पैमाना नहीं है। सेफ गाड़ियाँ सारी हैं आज की डेट में, सबके अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ रहे हैं, बाकी सेफ्टी नॉर्म्स सब पूरे कर रही हैं। अब जो ज़माना है वो है आपकी इंजन, गियरबॉक्स, रिफाइनमेंट, आपके फ्यूल एफिशिएंसी, इन सब को अच्छे तरीके से बैलेंस वे में गाड़ी को आगे बढ़ाना। किसी एक पॉइंट को पकड़ के नहीं बैठना, सबके ऊपर बराबर काम करना, ताकि एक अच्छी गाड़ी हम लोगों को दे सकें। अच्छे ड्राइविंग स्कूल्स देने पड़ेंगे, लोगों को अच्छा सिखाना पड़ेगा, अच्छे रोड रूल्स सिखाने पड़ेंगे, तभी जाके ये चीज़ अच्छी की तरफ बढ़ पाएगी। खाली सेफ्टी से कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोहे का मैं सूट पहन लिया, अब मैं सबको मार सकता हूँ, मैं तो सेफ हो गया जी, तुम मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कि हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आजकल होता क्या है, हमने इंश्योरेंस लिया और छोटा मोटा क्लेम भी ले लेते तो इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ। तो अब ये बताइए, आप हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, और लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नहीं लेने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। इंश्योरेंस तो आपको लेना ही लेना है। मैं सबको ये बोलता हूँ कि 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस पूरा रखना। नहीं तो वो बाद में आप 2 रोटी खाने लायक भी आपको सरकार नहीं छोड़ेगी, आपको कोर्ट नहीं छोड़ेगा। आपकी गाड़ी से एक गलती भी अगर हो गई, कोर्ट का हर्जाना आप भर नहीं पाओगे, इतना हो जाएगा। और कितने बचाए आपने? थर्ड पार्टी के 2,000-3,000 रुपए, और दोगे कितने? 30 लाख 40 लाख रुपए। तो बताओ आप क्या समझदारी का वो है। तो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, उसका मतलब है कि सामने वाले का जो भी हर्जाना होगा वो इंश्योरेंस देगा। आपने बाइक ली, आप बाइक कम चलाते हो, आप बाइक कभी कभी चलाते हो, आप उसका 1,000 रुपये का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के रख लो। कभी खुदा ना खास्ता कोई सामने आ गया, कोई बच्चा खेलते में, कोई आदमी खेलते में, उसको कोई इंजरी हो गई, उसका कुछ हिस्सा हाथ का, पैर या कुछ उसका टूट गया, कुछ, या उसकी डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस क्लेम में जो भी पैसे कोर्ट डिसाइड करेगा वो उसको पैसे इंश्योरेंस दे देगा। नहीं तो सब इंश्योरेंस कोर्ट तो फिर भी डिसाइड करेगा, आपकी ज़मीन बिचवा के आपको अगले आदमी को दिलवाएगा। तो पैसा तो देना ही देना, पैसा तो देना ही देना है। तो कागज़ अपने पूरे रखो, आपकी आरसी वैलिड हो, पीयूसी वैलिड हो, और आपका इंश्योरेंस हो। 3 ही तो चीज़ चाहिए, और चाहिए क्या? 1,000 रुपये साल के, अगर आप मोटरसाइकिल पे रखने का शौक़, घूमने का शौक़ रखते हैं, तो 1,000 रुपये खर्च करने का भी आपको शौक़ होना चाहिए। इंश्योरेंस आपको रखना ही रखना है। ये तो हो गया थर्ड पार्टी। अब आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और ज़ीरो डेप्रिसिएशन। जो नई गाड़ी है, गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि जो भी नई गाड़ी आप खरीदोगे उस पर आपको 3 साल का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। थर्ड पार्टी 3 साल का, पहले साल का ज़ीरो डेप, बाकी 2 साल आपके थर्ड पार्टी रहेंगे। तो जब आपका पहला साल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको बाकी के 2 सालों के लिए खाली ज़ीरो डेप खरीदना पड़ेगा अलग से।
तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। ज़ीरो डेप का मतलब हो गया कि आपने जब गाड़ी मारी टक्कर, तो आपकी गाड़ी में जो भी नुकसान हुआ A to Z, उसमें सिर्फ 1000-1500 का फाइल चार्ज लगेगा। चाहे 1 लाख का खर्चा हो, चाहे 2 लाख का खर्चा हो, इंश्योरेंस कंपनी ठीक करवा के देगी। अगर क्लेम से बाहर जा रहा है, मतलब एक अमाउंट के आगे जा रही हैं चीज़ें, जहाँ गाड़ी रिपेयर होने की कंडीशन में नहीं है, तो आपको एक एड ऑन लेना पड़ेगा RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। अगर आपने वो ले रखा है तो जितने का इनवॉइस आपने खरीदा था, गाड़ी लेते टाइम जितने की आपने खरीदी थी, उतने ही पैसे आपको मिल जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, मानो तीसरे साल में आपकी गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे गाड़ी इतनी डैमेज हो गई कि इंश्योरेंस ने बोला कि अब हम इसका जो पैसा है वो दे देंगे। आपने 7 लाख की गाड़ी ली थी, तीसरे साल में जाते जाते उसकी IDV रह गई 5 लाख रुपए, तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये RTI एड ऑन ले रखा होता, रिटर्न टू इनवॉइस, तो आपको पूरे 7 लाख रुपए मिल जाते। कार हमने खरीद ली, नई भी खरीद ली, पुरानी भी खरीद ली। अब हम जब पुरानी कार सेल करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आजकल आपने देखा होगा रोड साइड में जैसे सर्दी का टाइम चल रहा है, जैकेट्स वगैरह कार पे रख के सेल कर रहे हैं, शूज सेल कर रहे हैं, या कोई कुछ बेच रहा है, फ्रूट वगैरह भी बेच रहा है कार में, तो वो कार क्या होती है, एक्सपायर होती है। तो उन समझ लोगों के गया। पास कैसे पहुंचती हैं? और हमें पुरानी गाड़ी सेल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे मतलब हम भी सेफ रहे, हमारी लाइफ भी सेफ रहे, हमारी फैमिली भी सेफ रहे? तो देखो, इसमें जो सबसे ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप गाड़ी बेच रहे हो, चाहे किसी को भी दे रहे हो, रिश्तेदारी में भी क्यों ना दे रहे हो, आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवाओगे। ये रूल बना लो आप कि गाड़ी ट्रांसफ़र ही दूंगा, नहीं तो मैं गाड़ी ही नहीं दूंगा। क्योंकि आपने अगर ऐसी भी गाड़ी दे दी, आप कोर्ट से वो बनवा लेते हैं, हाँ, एफिडेविट वगैरह। होता क्या है, जैसे कि सपोज करो अब मैं और तुम हैं, हाँ। भाई हैं, अरे दीपक भाई अपने भाई हैं, किसी को गाड़ी दिलवाई, मैं बोल दूं दीपक भाई से मैं भाई चलो, करवा देंगे, चलो हाँ कोई हाँ दिक्कत नहीं करवा है, देंगे, हो जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि होगा क्या, एफिडेविट तो आपने बनवा दिया, उस एफिडेविट की वैल्यू कोर्ट के अंदर ज़ीरो है, वो कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। RC किसके नाम पे है, वो मालिक है। अब उसको बुलाओ, किसने गाड़ी थी, क्या एक्सीडेंट हुआ, उसको भी परेशानी होगी, अब पूरी परेशानी होगी। 1000-2000 बचाने के चक्कर में ये काम मत करो। और सेकेंड कि आप सोचते हो ओनर बढ़ जाएंगे, थर्ड ओनर हो जाएगा, फोर्थ ओनर हो जाएगा, गाड़ी की रीसेल वैल्यू गिर जाएगी, उसके चक्कर में आप अपने सारे पैसे और अपनी जान तक दाव में लगाने को तैयार हो, लेकिन गाड़ी का एक ओनर बढ़वाने को तैयार नहीं हो। और ये सब भी बिल्कुल ना फालतू के मिथ बना रखे हैं कि सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ ओनर, कोई दिक्कत गाड़ी नहीं पे तो है। कोई फर्क पड़ता ही गाड़ी नहीं पे है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब भी इतनी चलनी है, जब भी इतनी चल रही है। आपकी फोर्थ ओनर गाड़ी है, तो मेरे मन में ये डाउट आएगा, भैया शायद इतने 4 लोगों ने गाड़ी क्यों बेची होगी अब तक। लेकिन जिसने भी गाड़ी बेची होगी उसने कुछ ना कुछ तो काम करवाया होगा उसके अंदर। बिल्कुल। और जो फोर्थ ओनर है तो गाड़ी भी सस्ती मिल रही होगी। हाँ जी। तो जब आपको गाड़ी सस्ती मिल रही है तो भैया फोर्थ ओनर फिफ्थ ओनर क्या दिक्कत है फिर। आप गाड़ी को उसको उसी पर्पज से लो ना, फिर सीखने के मतलब से, या बस थोड़ा बहुत अपना कुछ रूटीन के काम के लिए, और उसको चलने दो फिर बस। गाड़ी जब भी लो, गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी ही करवानी है। बिना ट्रांसफ़र की गाड़ी आपको नहीं रखनी, एफिडेविट नहीं बनवाना, कभी भी गाड़ी ट्रांसफ़र ही होगी। और गाड़ी अगर एक्सपायर हो गई है, बेच रहे हो, तो गाड़ी को कटवाओ, वो ट्रांसफ़र भी नहीं करवानी है। होता क्या है, जैसे हमारी गाड़ी एक्सपायर हो गई, अब सोचते क्या है, वो एफिडेविट करवा लिया, क्योंकि ट्रांसफर तो होती नहीं एक्सपायर गाड़ी, हाँ, एफिडेविट करवा लिया, और मिलने उसको बेच वाला है, दी। और उसको बेच दी। हाँ क्यों? क्योंकि जो हमारी एक वैल्यू डिसाइड होती है कटवाने में तो गाड़ी को, हाँ भाई वो मिलनी है। हाँ। अब बाहर हम थोड़ी महंगी सेल कर देते हैं, तो उन उससे लोगों के मिलेगा लिए क्या? जो आदमी ले रहा है गाड़ी, चलो आपसे, आपकी 35,000 की गाड़ी कबाड़े में थी, उसने 40,000 की तो ली होगी आपसे। उस 40,000 में क्या करेगा वो? चलाएगा ना, चलाएगा। घर की छत पे तो चलाएगा नहीं उसको, रोड पे चलाएगा। अब जब रोड पे चलाएगा, जिस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, RC एक्सपायर है, उससे क्या काम होंगे? या तो किसी को मार के भागोगे आप, या इसको 2 नंबर के काम में यूज़ करोगे। तो समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? वो कोई अच्छे काम के लिए तो गाड़ी यूज़ होगी नहीं, वो 2 नंबरों में जाएगी गाड़ी। और इसीलिए गाड़ी खरीदी जाती है कि गाड़ी मालिक तो कोई और है, फिर वो बैठे हैं जी तेलंगाना के थाने में कि यहाँ आ जाओ, बचाओ 5,000। ये कहानी है। तो कभी नहीं देनी गाड़ी, कटवा दो गाड़ी को, या फिर गाड़ी ट्रांसफ़र करवाओ। गाड़ी ऐसे कभी नहीं देनी आपको। तो जो लोग बाहर गाड़ी सेल कर देते हैं, तो ट्रांसफर कराना क्या इतना ज्यादा मुश्किल है? जो लोग ट्रांसफर नहीं कराते, बाहर सेल करना पसंद करते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही आसान है। सबसे आसान प्रोसेस ही अगर इस इंडिया में कुछ है तो गाड़ी ट्रांसफ़र है। वेबसाइट है, परिवहन पोर्टल, या आप किसी भी अपने नज़दीकी RTO पे चले जाओ, वहाँ पे आपको कुछ अच्छे इंसान मिल जाएंगे जो कुछ पैसे लेके आपसे
आपका सारा प्रोसेस कर देते हैं। सब कुछ सरकारी फ़ीस है। एक आरसी ट्रांसफ़र की एक फ़ीस लगेगी, तो टोटल मिला के आपका 2-3 हज़ार रुपये ही खर्चा आना है, और उस 2-3 हज़ार के खर्चे में ही आपके एक हफ्ते के अंदर आपका काम भी हो जाना है। आप आज अप्लाई कर दो। मैंने आज आपसे गाड़ी ली, आपने मेरे से लिखवा लिया कि जी हमने ये गाड़ी बेच दी है और ये गाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ, और अब क्या उसमें आप कुछ भी लिख दो, सारी जिम्मेदारी मेरी है, सारी उसकी सब कुछ मेरा है। और मैं गाड़ी बाहर लेके गया, गाड़ी मेरे से तुरंत कुछ हो गया, वो कागज़ ख़त्म हो गया है, वो उसकी कोई कोई वैल्यू नहीं है। वो जिसके नाम पे गाड़ी है उसको बुलाया जाएगा। तो जब तक आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, आपको गाड़ी चलानी नहीं है। वो आप ये कोशिश कर सकते हो। तो जब आप गाड़ी बेच रहे हो, मानो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, गाड़ी तूने ले ली, तय हो गई गाड़ी यहाँ खड़ी कर लो, और जी अपनी गाड़ी के आज ही अथॉरिटी चल रहे हैं, साइन पेपर पूरे करके आज ही प्रोसेस में लगवा देते हैं गाड़ी को। गाड़ी के हमारे पास रसीद आ गई कि जी गाड़ी ट्रांसफ़र पेपर लग गए हैं, अब आप ले जाओ गाड़ी। अब आप ट्रांसफर हो जाए उसके बाद ही देनी है गाड़ी। हाँ, कि ट्रांसफ़र हो गई गाड़ी। और एचपी एक चीज़ होती है, जिस गाड़ी की आरसी पे एचपी होती है, एचपी का मतलब है लोन है, उनमें बड़ी दिक्कत आती है, बहुत स्कैम होते हैं, तो ये कभी और बात करेंगे। तो आप जब गाड़ी ले रहे हो तो उस टाइम पे आपको, अगर आपने गाड़ी पे लोन करवा रखा है पहले जिसके ओनर की, तो वो एचपी का भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बैंक का, उसके साथ वो लगेगा, और उसके बाद आप गाड़ी दो। तो भैया गाड़ी जब भी दो, पूरी ट्रांसफ़र के साथ ही दो। उस कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है कि आज से गाड़ी आज रात 12 बजे से इसकी है। वो कुछ नहीं है, गाड़ी उसी की है जिसके नाम पे। जब भी लेनी है तो ट्रांसफर करा कर लेनी है, सेल करनी है तो ट्रांसफर करा कुछ कर पैसे रोक लो कि भैया जब ट्रांसफ़र हो जाएगी जब, और बिल्कुल जानने वाले को ही गाड़ी बेचनी है, अनजान को नहीं बेचनी है गाड़ी कभी भी। इस बात का भी ध्यान रखना, किसी अनजान को कभी गाड़ी नहीं बेचनी, जानने वाले को ही गाड़ी बेचनी है, या बीच में डीलर होना चाहिए, और वो डीलर आपका जानकार होना चाहिए। ठीक। क्योंकि डीलर का भी तो जब मार्केट चल रहा है वो भी तो ऐसे ही चलता है, जानकारी। आप अपने किसी जानकार डीलर को ही दोगे ना गाड़ी, फिर उसकी जिम्मेदारी है आपके साथ कागज लेना, ट्रांसफर करवाना, सब कुछ करवाना। आजकल जो टाइम चल रहा है सोशल मीडिया का चल रहा है। हाँ जी बिल्कुल। सोशल मीडिया का इतना क्रेज, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हाँ जी, सब सोशल मीडिया पर है। सबको नाचना है। हाँ, सबको नाचना है। और ग्रो कैसे करें? ग्रो नहीं कर पा रहा है कोई भी आसान देखो, ग्रो वही कर पाएगा जिसका नाचने में इंटरेस्ट है। ये खाली मैं नाचने के लिए नहीं बता रहा हूँ जी। इसमें सब कुछ ही इसमें छुपा हुआ है। तो ग्रो वो कर पाएगा जो वो काम कर रहा है और उसका उसमें इंटरेस्ट है, वो उसको रिपीटेटिव कर सकता है, रोज कर सकता है, सोचना नहीं पड़ेगा उसको कुछ भी। अगली वीडियो बनाने के लिए, उसके अगली वीडियो बनाने के लिए उसको सोचना नहीं है, उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, कंटेंट भरपूर है जिसके बाद उसको कंटेंट जैसी चीज ही नहीं पता। उसको पता है कि अच्छा इस पे बात करते हैं, इस पे कंटेंट से रिलेटेड जानता ही नहीं वो जानता ही नहीं हो, और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं जानता हो। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीज मैंने देखी है, मैंने खुद भुगत भोगी हूं मैं इसका। अब जैसे कि आप देख रहे हो, कोई भी चीज उठा लो, जैसे कि आप गाड़ी से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, हाँ या सिटी पेज की, हाँ जैसे कि हमारा भी सिटी पेज, जिससे हाँ आप जानते हो बुलंदशहर पे तेरे वाले। बिल्कुल बिल्कुल तो आजकल क्या है, एक प्लेटफॉर्म का आपको अल्टरनेट 1000 मिल जाएंगे। बिल्कुल। अब हम उनको देख रहे हैं, हाँ भाई उनकी वीडियोस आ रही हैं, हाँ तो हम सोचते हैं यार हम कुछ अलग कर लें अब। हाँ, लेकिन इंसान अलग नहीं कर पाता है और न ग्रो कर पाता है उस नहीं ग्रो चक्कर कर में। पाएगा। तो मतलब इसको कैसे आगे बढ़ा जाए? मैंने क्या बोला, आप अब मैं आपके इंटरेस्ट में कूद जाऊं अगर, मैं दूर से देखूं, अरे यार शारिक भाई तो बहुत अच्छा कर रहे हैं यार बुलंदशहर सिटी में, ये तो अच्छा है इनका, मैं ये करने लग जाता हूँ। मेरा वो है नहीं, मैं जानता कुछ और हूँ, मैं कूद गया, मैं सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगा। आपके यूपी बुलंदशहर के भी कई सारे लोगों ने करने की शुरुआत करी होगी, नहीं कर पाएंगे जो आपने कर लिया। और आप अगर शायद कुछ और करने जाओगे तो शायद आप उसमें सक्सेसफुल ना हो पाओ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जोन है सबका। मेरा जो इंटरेस्ट है वो मुझे बाद में पता चला कि मैं वीडियो अगर गाड़ियों से रिलेटेड बनाऊं तो मैं बिना हिचके बात कर रहा हूं, तो मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है। आपने कोई फेक एक फॉलोवर तो ना बढ़ाए, 30 वीडियो में 1.5 मिलियन पहुंच मैं गए भी हैं। यही सोच रहा था कि शायद क्या लोगों को इतनी बेसिक जानकारी भी नहीं पता, क्योंकि जो मैं जानकारी देता था वो बहुत बेसिक होती थी। मैंने शुरुआत तो वहीं से की। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मानो जब आदमी को, एक आप जिसने फिजिक्स में पीएचडी कर रखी हो, अगर आप उसको बोलो कि आप फिजिक्स के बारे में कुछ बताओ, तो वो भी एक शुरुआत पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेगा कि भाई पहली बात कहाँ से बताऊं, क्योंकि उसको तो इतना सब कुछ पता है, बिल्कुल उसको तो इतना सब पता है, तो वो बिल्कुल बेस से जाएगा। तो मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक में बताता था और लोग उससे कनेक्ट करते थे, और उसी से मेरा चल गया। अच्छा, एक चीज और है, हाँ जी
एक हमारे विवेक भाई हैं, हाँ उनको 3 से 4 साल हो गए हाँ जी। कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। ठीक है। आज तक वो 10,000 फॉलोवर क्रॉस नहीं कर पाए। जी हाँ। 3-4 साल हो गई, हम्म। ना वर्क कर रहे हैं, दिन रात वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसा क्यों? शायद जो वो कर रहे हैं लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। शायद उनका चेहरा किसी और चीज़ के लिए बना हो, वो चेहरा उसके साथ सूट ना करता हो। ये तो वो वाली बात जो भी आपने क्लियर की थी, क्योंकि आपने मेहनत कर ली, देखो आप क्या कर सकते हो। गलत आपका दिशा में इंटरेस्ट मेहनत है, कर ली हो। आपने इंटरेस्ट था, आपने दिन रात कर सकते थे, आपने मेहनत भी पूरी कर ली, तो अब कर किसके लिए रहे थे? सामने वाले के लिए ना। बिल्कुल। उसको वो पसंद ही नहीं आ रहा, तो बात खत्म, टॉपिक चेंज। मेरा ये तीसरा टॉपिक है, कार। इससे पहले मैं 2 ट्राई कर चुका हूँ, अच्छा अच्छा। नहीं समझ आया लोगों को। और ये मैं खराब वीडियो भी बना दूं तो भी वो चल जाएगी, वायरल क्योंकि वो मेरे लिए खराब है लेकिन लोगों के लिए उसमें इन्फॉर्मेशन है। जो आपके 1.5 मिलियन हाँ जी। है, एक बहुत बड़ा मतलब एक काउंट है। हाँ जी। ये फॉलोवर गेन करने कोई मामूली बात नहीं है। हाँ जी। आपको लगता है, आप हाँ। जैसे बता रहे हो उस हिसाब से, लेकिन बहुत बड़ा टास्क है ये। तो इसके पीछे क्या आपकी पूरी टीम है? नहीं, टीम वगैरह कुछ नहीं है, मैं अकेला ही सब कुछ करता हूँ। तो अकेले कैसे मैनेज कर रहे हो, जॉब भी इधर ये भी? टाइम मैनेज करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम अभी करना है, कौन क्योंकि सा बाद में आजकल हो तो सकता किसी है। के थोड़े से फॉलोवर होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पूरी टीम लेकर चल रहा है इंसान। नहीं नहीं नहीं, मैं आज भी मैं आप सबको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया मेरा प्राइमरी नहीं है, मेरा घर मेरी नौकरी से चलता है। और वो मेरा प्राइमरी कभी मैं उसको शायद बना भी ना पाऊँ सोशल मीडिया को। हो सकता है, मेरे को तो ऐसा लगता है 1.5 मिलियन है यार यूट्यूब पर भी, तो जॉब से तो ज्यादा अर्निंग होगी इस सब वक्त। लोग यही सोचते हैं। अच्छा। जो लोग जिस फील्ड में नहीं होता वो दूसरे के बारे में ऐसा ही सोचता है, जैसे क्या करते हैं कि दूसरे घर सबको बढ़िया लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरी सच्चाई तो मैं जानता हूँ ना। मेरा जब मैं उस पर फुल टाइम में ध्यान नहीं देता सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं उसको कभी भी फुल टाइम मानता ही नहीं हूँ। दिक्कत भी तो ये है मेरे साथ, मुझे तो हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना है। जब तो मतलब अकेले ही मैनेज कर रहे हो इन सारी सब चीजों कुछ को? अकेला मैनेज करता हूँ मैं ये सब। और उसके बाद एक और धमाका कर दिया आपने ऐप लॉन्च करके। वो भी खुद का ही है, तो खुद उस से ऐप बनाई। के बारे में बताओ, उससे क्या बेनिफिट होगा लोगों को? लोगों की शायद रोड एक्सीडेंट के टाइम पे जान बच सकती है, क्योंकि गोल्डन आवर होते हैं, पहला 1 घंटा जब एक्सीडेंट के बाद होता है, जी जी। उसमें अगर उस आदमी को सही मदद पहुंच जाए, या उसका कोई जानने वाला रिश्तेदार तक मदद पहुंच जाए बात, तो वो शायद आ जाए उस जगह पे, या कोई पुलिस आ जाए तो उसकी जान बच जाए। रोड एक्सीडेंट तो होंगे, उनको आप शायद कम कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते, लेकिन जिसका हो रहा है उसके घर तक कैसे तुरंत सूचना पहुंचाई जा सकती है, उसका एक छोटा सा ऑल्टरनेट मैंने बनाया है, जो कि एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ऐप है, एक सिंपल ऐप है, आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करनी है। आप जो भी अपने घर में गाड़ी चलाते हैं, 1 2 3 4, उन सबको ऐड कर लो बस, खाली लाइसेंस प्लेट नंबर से। और उस गाड़ी नंबर के ऊपर अपने दोस्त को, 3 दोस्तों तक को आप ऐड कर सकते हो। और कोई ऐड कर लिया हमने, कोई छोटी अफवाह दे दे हमें कभी एक्सीडेंट हो गया ऐप से सर्च करके? आप उस ऐप के अंदर ग्रुप चैट का पार्ट रहेगा ओनर। मतलब अगर आपने गाड़ी ऐड करी है, कोई और आपको मैसेज उस ग्रुप के अंदर डाला है, तो वो मैसेज आपके पास भी आएगा, ओनर के पास भी जाएगा? ओनर के पास भी जाएगा, और बाकी 3 दोस्तों के पास भी जाएगा। आप उसके अंदर कोई भी लिंक नहीं भेज सकते हो, कोई भी यूपीआई आईडी ये सब नहीं भेज सकते हो आप ग्रुप चैट के अंदर। आपकी बस एक लोकेशन उस जगह की, और उस जगह की फोटो। तो जो थर्ड पर्सन हमारा वो ऐप से जैसे सर्च करी कार, हाँ। उसके पास हमारे मिलने वालों को फोन नंबर वगैरह सब ले जाएंगे? फ़ोन नंबर का सिस्टम ही नहीं है इसमें। अच्छा, फोन नंबर जाएंगे ही नहीं? फ़ोन नंबर है ही नहीं। आप जब अपने दोस्त को ऐड करोगे ना, जी। उसका भी फ़ोन नंबर नहीं चाहिए आपको। उसको बोलो कि अपनी यूज़र आईडी दे दे मुझे, बस। जैसे कि इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी आपकी होगी एक, ऐसी जब आप ऐप को इंस्टॉल करोगे तो आपको एक यूज़र आईडी मिल जाएगी, आप वो सेट कर सकते हो। आप उस यूज़र आईडी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो। तो क्या कॉस्ट वगैरह है मतलब इसका लेने पैकेज का? ये फ्री है, इमरजेंसी सिस्टम पूरा फ्री है। अच्छा, इमरजेंसी में लाइसेंस प्लेट नंबर से आप किसी की भी गाड़ी सर्च कर सकते हो, ये फ्री है। और ये भी आपकी चॉइस है कि आप अपनी गाड़ी को सर्चेबल बनाना चाहते हो या नहीं बनाना चाहते। अभी मैंने लास्ट टाइम देखी थी आपकी पोस्ट देखी थी, आप नितिन गडकरी साहब से ही मिलकर आए थे। हाँ जी, हाँ जी, मैं उनसे मिल के आया था। तो ऐप के बारे में बात हुई उनसे? ऐप के बारे में ही बात करने में गया था उनसे। बहुत बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी, तो उनकी टीम से पहले मैं मिला, उनको मैंने समझाया, उनको काफ़ी अच्छा लगा, इस पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। फिर नितिन गडकरी जी को मैंने बताया, तो वो भी बहुत एक्साइटेड हुए इस चीज़ को लेके। तो अब मैं इस पे और अच्छे से काम कर रहा हूँ। ट्रायल के लिए मैंने मार्केट में छोड़ दिया है इसको। ट्रायल इसलिए ताकि
ये लोगों का सिस्टम है, मैं अकेला बनाने वाला हूँ, तो कुछ कमी पेशी आ रही है तो आप मुझे बताओ, मैं उसको ठीक कर लूँ। फीडबैक के हाँ, लिए। फीडबैक के लिए, ताकि सब कुछ अच्छे से तो चलता हम रहे। इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड या आईफोन में? तो दोनों एक पे बार चल जाएगी इसका ये। नाम वगैरह सारी चीज बता इसका नाम दीजिए। है IDG ऑटो लोकेट। खाली आप ऑटो लोकेट सर्च कर लीजिए या IDG लोकेट कर लीजिए। IDG है इंडियन ड्राइव गाइड, जो कि मैं हूँ, बिल्कुल। और ऑटो लोकेट कंपनी है। तो ऑटो लोकेट मतलब आप लोकेट कर सकते हो ऑटो के ओनर को, लोकेशन से नहीं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। अगर तो इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप QR कोड लेते हो अपनी गाड़ी या बाइक पे, QR कोड लगाते हो, तो आप जब QR कोड कोई आपका स्कैन करेगा तो ही आपसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आपसे पार्किंग के लिए 1-to-1 चैट कर सकता है, या आप अपना नंबर भी शो कर सकते हो फिर उसके अंदर। लेकिन अगर आप QR कोड नहीं लगाना चाहते तो आप खाली ऐड कर लो अपनी गाड़ी को और इमरजेंसी सेटअप कर लो, अपने दोस्तों को ऐड कर लो। नंबर की ज़रूरत नहीं है, फिर आप लाइसेंस प्लेट नंबर से आप किसी को भी उसके दोस्तों तक खबर पहुंचा सकते हो। तो दो सिस्टम है, फ्री में भी है और एक QR कोड भी है। तो मतलब सोने पे सुहागा है अभी तो। हाँ, अभी तो सबके लिए है ये, आप पूरे वर्ल्ड के लिए है ये सिस्टम पूरा ये, और काफ़ी देशों में इसका यूज़ हो रहा है अभी। तो ये जो ऐप है इसमें अभी जैसे कि आपने पार्किंग का डाला हुआ हाँ है, जी। इमरजेंसी कांटेक्ट फैमिली तक पहुंच जाएगा, हाँ जी। तो और क्या फीचर्स हमें मिल रहे हैं इसमें? और फीचर्स आएंगे अभी, जो जितने भी हमारे मैकेनिक्स हैं और लोग हैं, मार्केट है, उनके लिए चीज़ें आएंगी अभी। वो मैं अभी समय के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, अभी मैं बता नहीं पाऊंगा उनको, लेकिन सारी चीज़ें भी बन के रेडी हैं। तो भाई अभी ऐप डाउनलोड कर लो, हो सकता है आगे सर चार्ज नहीं लगा दे। अभी के लिए तो मैं इसको इमरजेंसी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं फ्री रखूँ सबके लिए। जी। तो आपके जितने भी बुलंदशहर के लोग हैं, हमारे जितने भी बुलंदशहर के लोग हैं, मेरे पास कुछ बाइक के QR कोड हैं जिनको मैं आपको दे दूंगा। तो आप चाहें तो उनको लोगों को, अपने जो आपके फैंस हैं, उनको आप गिव अवे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो भी आपके पॉडकास्ट को लाइक करेंगे और कमेंट शेयर करेंगे, सबको जो भी सिलेक्ट होंगे उनको गिव अप कर। हाँ बिल्कुल, ताकि ये, और जो नहीं भी मिल पाएंगे सर्विस, उनको भी मिलेगी। आने वाले टाइम में मैं शायद और भी काफ़ी लोगों से मिलूंगा, स्टेट पुलिस के पे मैं से मिलूंगा अभी, जहाँ पर पुलिसिंग के ये काम आएगा, ताकि पुलिस तुरंत से आपके घर तक सूचना पहुंचा सके। आसपास क्या देखा जाता है, लोग बाग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, हाँ जी। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जॉब नहीं लगी, 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, चैनल पर चैनल ग्रो नहीं हुआ। तो जो आपका अचीवमेंट हमें दिख रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है? असल तो वो है, वो बताइएगा, वो जो आपने बताई नहीं है अभी तक हमें। हाँ, क्रीम क्रीम दिखा दी हमें आपने। तो अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ अपनी कहानी को, तो मैंने 12th पास करने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था कभी भी, और पढ़ाई मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था। मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन नंबर नहीं आ पाते थे। शायद उसी का ही नतीजा है कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी तब मुझे उस चीज़ में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मेरे पहले ही क्लियर थे सारे। तो पढ़ाई तो ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, नंबर नहीं आ रहे वो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए। अब आप ये मतलब कहेंगे पढ़ने जब में साले इंटरेस्ट समझ आ है। गया तो नंबर क्यों नहीं आ रहे। हाँ, मेन चीज वही था, पढ़ाई पढ़ाना अच्छा लगता था, नंबर नहीं आते थे। नंबर नहीं आते थे, तो वो तो चलो छोड़ देते हैं। तो जब इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया, सिविल में, नहीं समझ आई, ऊपर से गई, कुछ ड्रॉप कर दी मैंने। जी। तो घर वालों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ये करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, फिर से 1 साल पढ़ाई करी, फिर से ड्रॉप कर दी, क्योंकि वो मेरा था ही नहीं। मैं उस टाइम पे बिजनेस का मेरे दिमाग में पड़ा हुआ था। इंजीनियरिंग पूरी नहीं की आपने? नहीं करी, 2 बार ड्रॉप किए मैंने, एक बार भी नहीं, 2 बार ड्रॉप किए। लेकिन उस टाइम पे मैंने ये फिक्स था कि मैं बिजनेस करूंगा, और क्योंकि उस टाइम पे ना हम 90s 19 20 21 21 की उम्र जो होती है, वो उसके आसपास था मैं। पैसा सबको चाहिए होता है उस टाइम पे, बिल्कुल। और पैसा सबको लगता है कि कमा लो, शॉर्टकट तरीके से कमा लो, चाहे कैसे भी कमा लो। लेकिन मैंने हमेशा से यही उसमें सोचा था कि वो जो भी होगा वो परमानेंट होगा, शॉर्टकट नहीं होगा, चाहे टाइम लग जाए। तो उसके बाद मैंने देखा, रिसर्च की मार्केट में, कि भैया क्या काम ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, मैं एक अनपढ़ आदमी क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखो वाला बारीक काम तो मैं कर नहीं सकता, कोई मोटा काम ही कर सकता हूँ। तब उस टाइम पे ऊबर मार्केट में चल रहा था, जानते हो कि ऊबर और ओला चल रहा था। हाँ, बहुत फेमस है। तो मैंने ये देखा कि क्यों ना अगर मैं इसके अंदर गाड़ी लेके गाड़ी चलवाऊँ अपनी ड्राइवर से, तो इससे कमाया जा सकता है पैसा। तो मैंने वो किया, मैंने एक गाड़ी निकलवाई, घर वालों को कन्विंस करके, बड़ा समझू के एक गाड़ी निकलवाई और उसको चलवाया। शुरुआत में ड्राइवर नहीं मिले, बाकी चीज़ें नहीं थी, मुझे भी गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ABCD भी नहीं पता थी गाड़ी की, लेकिन फिर भी रिस्क लिया और
दिन रात लगा रहा उसमें, ड्राइवर ढूंढना, चलवाना, लगे रहना। तो 1-2 महीने लग गए, लेकिन कुछ अच्छे लोग मिलते गए और काम चल गया। क्योंकि आप अकेले ज़रूरी नहीं हो जब तक आपको अच्छे लोगों का सपोर्ट ना मिले, और जो वाकई से आपको दिल से चाहते हो, और आपको भी फिर उनको दिल से ही चाहना दिल से ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा। आप फिर बीच में छल कपट नहीं कर सकते, छल कपट करेंगे वही मामला खराब। वहीं मामला खराब हो जाएगा, और वो छल कपट एक ना एक दिन तो खुल ही जाएगा। बिल्कुल। तो जो लोग मुझे मिले उस समय, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और वो आज भी मैं उनके साथ चल रहा हूँ। मैं उनके साथ टच में आया, वहाँ से वो लोग मेरे ड्राइवर बने, वहाँ से हम दोनों फिर हम साथ आए, फिर हमने साथ में काम चालू किया। तो हमारी 1 2 3 4 गाड़ियाँ बढ़ती चली गई, और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला गया, मैं भी पैसा कमाने लग गया, और मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया उस चीज़ में। तो उसके बाद वहाँ पर आने के बाद अब वो दिन आ गए थे जहाँ पे मैं खुद भी खाली था, तो मैं भी टैक्सी चला लिया करता था, मैं ऊबर में भी गाड़ी चला लिया करता था, ओला में भी चला लिया करता था। कोई बाहर के ट्रिप आ रहे हैं दिल्ली से बाहर के, उनको लेके मैं लोगों को मनाली लेके चला गया, कहीं लेके चला गया। तो मेरा घूमने का भी हो गया, मेरा गाड़ी चलाने का भी हो गया। और उस टाइम पे क्या था, वो थोड़ा गूगल एड से बिजनेस आता था। अच्छा। तो खाली टाइम में मैं क्या करता, मैं ये सब स्किल्स ही सीखता था कि गूगल एड्स कैसे करने हैं, बिजनेस कैसे करना है, सेटअप क्या करना है। तो मैंने अपना सारा बिजनेस ऑनलाइन लिस्ट किया, गूगल एड्स सीखे, गूगल एड्स चलाए। तो पूरे द्वारका के अंदर बहुत अच्छा नाम हो गया मेरा, अच्छा। कि मैं ऑनलाइन की जितना भी काम था वो मैं पकड़ के अपनी गाड़ियों पे ला रहा था। और वहाँ से मेरे अंदर सीखने की ये चाहत बढ़ती चली गई कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि बिजनेस डिजिटल से भी पैसा कमाया जा सकता है, तो इससे मैं और कुछ क्यों ना करूँ। तो उस टाइम गवर्नमेंट जॉब थी आपकी? नहीं, उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, उस टाइम तो मैं नहीं। सोलो था, अपना काम कर रहा था, बस नई नई चीज़ें सीख रहा था, उनको हथकंडे अपना रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया taxidedo.com। टैक्सियाँ थी मेरे पास, मैंने सोचा और भी क्यों ना टैक्सी पार्टनर्स को मैं 1 वे की राइड चालू करवाऊँ। लेकिन उस टाइम पे दिक्कत क्या आई मेरे पास, मैं टेक्नोलॉजी में मार खा रहा था। ऐप बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सब थोड़ा बहुत मैं वर्डप्रेस पे बना के सीख के मैं कर रहा था चीज़ें, लेकिन वो नहीं चल पा रही थी। कुछ लोग, मुझे जो टीम चाहिए होती है वो नहीं थी, क्योंकि हर चीज़ को करने के लिए टीम चाहिए। बिल्कुल। अकेले आप एक रास्ते तक तो एक लिमिट तक ही पहुंच सकते हो, आप सब जगह नहीं पहुंच सकते हो। तो वहां पर वो स्टेज आ गई थी कि कोई साथ में अच्छा चलने वाला नहीं था। तो वो ड्रॉप, फिर वहाँ से टेक्नोलॉजी वाला taxidedo.com डाउन हो गया। फिर मैं एक हॉस्टल मुझे मिला, वो टेंडर था एक, जहाँ पर मुझे हॉस्टल का टेंडर मिल गया मेरी टैक्सी के लिए। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं जाऊँगा। तो वो हॉस्टल था, वहाँ पर एक अच्छी चीज़ थी कि शाम को बच्चे खेलते थे, और वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। तो जो हॉस्टल के जो प्रिंसिपल थे, मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे बात की कि भाई आप क्या चाहते हो, आपकी तो काफ़ी अभी उम्र बहुत अच्छी है, आप थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा ये वो। मैंने कहा कि सर ठीक है, चलो मैं करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम लाइब्रेरी में जाओ, तुम्हारे लाइब्रेरी में एक्सेस लो, तुम खाली टाइम यहाँ बैठते हो तो पढ़ाई करो। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो मैंने वहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, और उस पढ़ने के टाइम पे मैंने सोशल मीडिया सीखा, वीडियो एडिटिंग सीखी, क्योंकि वो बाकी लोगों के ज़माने का टाइम था। बीबी की वाइन्स उस समय, आशीष चंचलानी, ये सब लोग चल रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज़ मैंने बिल्कुल सेट कर रखी थी कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। अगर मैं ये सीक्वेंस ख़राब कर देता तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाता। उस टाइम पे अगर मैं यूट्यूब में घुस जाता तो मैं शायद यूट्यूब में भी कुछ नहीं कर पाता, हाँ, इतने अच्छे नहीं हो पाते, और उधर भी कुछ नहीं हो पाता। और क्योंकि अगर मैं वहां फेल हो गया तो मेरे पास जिंदगी नहीं बची ना करने के लिए क्या करना है। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने सोचा पहले पढ़ाई करते हैं और कुछ जॉब की तैयारी करते हैं। अब पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़ना लिखना भी ढंग से आता नहीं, तो क्या करें, पढ़ना लिखना आता, नंबर नहीं आते। लेकिन मैंने जब 12th क्लास के बाद मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, तो मेरी क्लास में हम 2 दोस्तों का ही निकला था बस। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और मैं पढ़ने में बहुत ख़राब था। तो वो इसलिए निकाल पाया क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पढ़ना मुझे सब कुछ पसंद था, मुझे आता था, लेकिन नंबर नहीं आ पाते थे। वहाँ पे नंबर की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ पे स्किल्स, टाइमिंग और कितने अच्छे से तुम सवाल निकाल सकते हो, वो सब था। तो उसमें मेरा हो गया मेरा एनडीए क्लियर, और मैं एसएसबी आउट हो गया। कोई बात नहीं, एक कॉन्फिडेंस आया कि चलो मैं बिल्कुल ख़राब नहीं हूँ, कुछ तो जीवन में कर ही सकता हूँ। वहाँ के बाद जब मैं उस खाली समय में हॉस्टल में था, और हॉस्टल के अंदर मैं जब स्किल सीख रहा था अपने ऊपर,
तब मैंने जो वीडियो एडिटिंग की, जैसा आपको बताया, वीडियो एडिटिंग सीखा, बाकी सोशल मीडिया सीखा, पढ़ाई सीखी, और मैं उस टाइम पे ढूंढने लगा कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं, जिसको लाइफ टाइम जो मुझे बिठा के खिला ले और मैं फिर अपना कुछ भी करता रहा। तो वो निकल के आया कि वो ड्राइवर की ही एक ऐसी जॉब है जिसमें तुम्हें टाइम मिल सकता है, जिसे आसानी से क्लियर भी कर सकते हो। जिसे आसानी से तो मैं नहीं कह सकता था उस टाइम पे, क्योंकि अच्छा। कंपटीशन तो उसमें भी था और अच्छा खासा कंपटीशन था। लेकिन ये था कि शायद मेरे इंटरेस्ट का था। ड्राइविंग में जो सवाल आते हैं ज़्यादातर वो ड्राइविंग से रिलेटेड ही आते हैं। कुछ पार्ट ही मैथ इंग्लिश का होता है, लेकिन बाकी मैक्सिमम ड्राइविंग का होता आपका है। ट्रैवल एजेंसी चली रही थी उस चली टाइम रही पे? थी, तो बाकी मुझे गाड़ियों के पार्ट्स वार्ट्स ये सब का पता ही था, रोड रूल्स का मुझे पता था, क्योंकि मेरा गाड़ियों में इतना इंटरेस्ट था कि मैंने मारुति कमर्शियल व्हीकल जो स्कूल है वहाँ से मैंने कमर्शियल व्हीकल की लर्निंग सीखी। उसके बाद मैंने अशोक लेलैंड में हैवी स्कूल को मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैंने बसेस और ट्रक चलाने सीखे। बहुत बढ़िया। हाँ, और उन्हीं के बारे में सब कुछ ही सीखता था वहाँ पे। तो मैं दिन रात सिर्फ मेरा गाड़ी सीखना, रोड रूल्स, इसी में लगा रहता था। मेरा इतना अच्छा ये हो गई थी पकड़ इसके ऊपर कि लगता था कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब होगी तो वो यही होगी जिसको मैं ले सकता हूँ और इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। अब ड्राइवर में कोई क्या ही अच्छा कर सकता है, बस गाड़ी को चलाएगा, उससे ज़्यादा क्या ही अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा पैशन हो उसके अंदर, तुम्हारा बिल्कुल जी जान तुम्हारा उसमें लगी हो और तुम्हारा मन करता हो, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो वही था कि इतना शौक था, इतना अच्छा लगता था कि मैं वो सोचता था कि इस गाड़ी चलाने में मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने इतनी अच्छी गाड़ी चलानी उस टाइम तक सीख ली थी कि एग्ज़ाम देने बैठा तो पहला एग्ज़ाम भी क्लियर और दूसरा एग्ज़ाम भी क्लियर, जॉब कंफर्म। जॉब का कंफर्म, और इंडिया में टॉप, ड्राइविंग में भी अच्छा। टॉप। हमारे जब सिलेक्शन हुआ था तो उसमें 3 टेस्ट थे। जो मेरी दूसरी जॉब थी जो मैंने नहीं की, सिमुलेटर ड्राइविंग, ऑटोमेटिक ड्राइविंग, मैनुअल ड्राइविंग, तीनों में ऑल इंडिया टॉप। बहुत बढ़िया। तो मतलब कहने का मतलब था कि एक चीज करी मैंने, लेकिन उसमें अपने आप को बिल्कुल बेस्ट बना लिया कि ये चीज है जो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और भी अच्छे से कर सकता हूँ, और रोज इसमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखूंगा। तो आज भी जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो अपने वो पॉइंट निकालता हूँ जो मेरे कमजोर हैं और उनको मैं रिफाइन करता रहता हूँ। तो शायद मुझे इससे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन खुद की सेटिस्फैक्शन है इससे बस। बिल्कुल। तो वही लगाव है, वही जज्बा है वो। अब आपके अंदर एक चीज मुझे ऐसी पता चल गई जो मैं दिन रात कर सकता हूँ, लगातार कर सकता हूँ, ड्राइविंग, और ड्राइविंग में मेरा इंटरेस्ट है। तब मेरी जॉब भी लग गई, और जब मेरी जॉब लगी तो जहाँ पर मैं गया वहाँ के आईएएस ऑफिसर थे प्रवीर कृष्णा, उन्होंने मुझे पहचाना और जॉब लगने के 1 या 2 ही महीने हुए थे, उन्होंने कहा ये लड़का गाड़ी नहीं चलाएगा, अच्छा। इसको अंदर बुलाओ। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि तू क्या क्या कर लेता है भाई, क्या कर सकता है, कि तेरे बारे में मैंने सुना है कि तू गाड़ी में लैपटॉप लेके बैठा रहता है, क्या करता रहता है तू। मैंने कहा कि सर मैं अपनी स्किल्स हैं सोशल मीडिया की और डेटा एनालाइजेशन की, ये सब चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो कह रही तो अच्छी बात है, तो इनको भी कुछ करवाओ, हमारे ऑफिस में भी कुछ योगदान दो। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो वहाँ से मैंने मिनिस्ट्री का सोशल मीडिया पे मैं आया। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ आपके अब लिए। तक मैं इंडियन ड्राइव गाइड नहीं था। अब तक मैं क्या था, एक लड़का जिसने बहुत सारी स्किल्स सीखी हुई हैं अपने बुरे टाइम के लिए। तब तक आपने स्टार्टअप नहीं करा कुछ भी नहीं था, सोशल मीडिया। अपने बुरे टाइम के लिए बहुत सारी स्किल्स सीखी हुई हैं ताकि मैं भूखा ना मर सकूं। कहने का मतलब एक स्किल, एक हाथ की चीज जो ड्राइविंग है, मतलब वो उस टाइम पे मेरा काम था। अगर वो काम भी सब कुछ बंद हो गया तो मैं किसी का ड्राइवर तो बन सकता हूँ एटलीस्ट, वो तो मैं अपना घर चला सकता हूँ। उसके बाद में इतनी स्किल सीख ली मैंने कि कहीं भी कुछ भी फेल होऊंगा लाइफ में तो कुछ इन स्किल से कुछ और आगे कर लूंगा। तो वो जितनी भी मैंने आलतू फालतू अगड़म झगड़म जितनी भी चीज़ें सीखी थी वो सब मेरे काम आई है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके कभी काम नहीं आएगी लाइफ में। हर चीज़, हर स्किल, अगर मैं एक कपड़ा मारना यहाँ पे सीख जाऊँ अच्छे से तो शायद ये भी मैं किसी मॉल में एक अच्छा सफाई वाला बन सकता हूँ। तो मैं तो उसको ऐसे लेके चल सकता हूँ कि अपने काम को आप ऐसा कर लो कि आप उसमें महारत हासिल कर लो कि आपसे बढ़िया फिर आप कोई नहीं, पोछा मारना तो आपसे बढ़िया पोछा कोई लगा ही नहीं सकता। टॉप पोछा मारने वाला मैं ही मैं ही हूँ जी, टॉप पोछा मारने वाला। तो मैं उस तरीके से लेके चलता हूँ। तो जितनी मैंने स्किल सीखी थी वो प्रवीर कृष्णा जी तक जो मुझे पहुंचाया वो 2 लोग थे, क्योंकि उस टाइम पे नई नई हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। मैं एक बार, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं आता था, मैं गाड़ी मुझे मिली हुई थी, मैं पूरे दिन अपना गाड़ी में बैठा रहता था, लैपटॉप मेरा ऑन रहता था, अपना काम करता रहता था। तो 2 लोग थे, एक तो विकास शर्मा जी थे
और एक कपिल दवे, उन्होंने मुझसे वो पता नहीं कैसे मिले और उन्होंने बोला कि यार तुम ये सब कर लेते हो, तो कुछ बात ऐसी डिस्कशन हुआ जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम तो ये आदमी ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया के और हमारे डेटा के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम आपको सर से मिलवाते हैं। उन्होंने मुझे सर से मिलवाया और वो उन सर ने फिर 1 सेकंड का टाइम नहीं लगाया, बोला कि ये गाड़ी नहीं चलाएगा, ये ऊपर आएगा और ये सारा काम संभालेगा। तो मैं डेटा स्टूडियो, डेटा एनालाइजेशन, पीएमओ में भी काफ़ी सारी चीज़ें जाती थी, तो ऐसे तो कोई नहीं बता सकता कि ये ड्राइवर ने बनाया है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पीएमओ में गई हैं और वो मैंने बनाई हैं, जो वीडियोस दिखाई गई हैं वो मैंने बनाई हैं। तो आपके लिए प्राउड वाली बात हाँ, है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी और मेरे ऑफिस वाले बहुत अच्छे लोग थे। अब ये सब चीज़ हो तब पाए जब अच्छे लोगों का सपोर्ट मिला। बिल्कुल। उसके लिए आपका अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी कोई उसमें नियत नहीं थी कि शायद मुझे इसके बदले में कुछ मिल जाए। देखो, ड्राइविंग की जॉब मैं करता था, सुबह को अपने बॉस को लेके आता था, शाम को छोड़ता भी था, उसके बीच में मैं अपने ऑफिस को टाइम देता था, वीडियोस उनके लिए बनाना, मिनिस्ट्री के काम करना, उनके डेटा का काम करना, उनकी बाकी चीज़ों का काम करना, तो वो मेरी स्किल्स सीख रहा था मैं और अच्छा हो रहा था। अब मैं वीडियो भी बनाने लग गया हूँ, मैं बाकी चीज़ें भी करने लग गया हूँ, तो किसी वजह से मेरा अब जब हमारे प्रवीण कृष्णा जी का ट्रांसफ़र हो गया तो मैं भी वहाँ से मैं हट गया वहाँ से। इंटरेस्ट हाँ, खत्म कुछ हो नहीं, जाता है। इंटरेस्ट नहीं था, वो कुछ और कारण थे, हम्म। नहीं ठीक है, उनको वैसे ही रहने देते हैं। तो मैं हट गया वहाँ से और मेरा ट्रांसफ़र मिनिस्टर के पास हो गया। तो अब मिनिस्टर के पास में आया हूँ तो फिर से मेरे पास खाली समय आ गया है। अच्छा। मैंने सारी चीज़ें ली हैं, लेकिन अब सुबह से शाम तक मैं खाली हूँ। जब ड्राइविंग के काम में कितनी देर का काम होता है, किसी को बिठाया, एक डेस्टिनेशन पे छोड़ा, पार्लियामेंट चले गए या किसी भवन चले गए और वापस लेके शाम को छुट्टी। दोपहर में क्या करोगे सारा दिन आप? सब खाली रह सकते हैं, मैं नहीं रह सकता। तो मैंने फिर इंडियन ड्राइव गाइड चालू किया। मैंने वो देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो था कि भाई ये तो गाड़ी से रिलेटेड वीडियो बनाने लगते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, 3 वीडियो डाली, 10-12 वीडियो डाली थी। वहां से मैं ग्रो कर गया एकदम से, फिर क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी मैं सीख चुका था पहले ही। शायद 25 से 30 वीडियो पे आपके 1 मिलियन थे। हाँ, मैंने जनवरी में वीडियो डालना स्टार्ट किया है और मेरे मई जून में 1 मिलियन हो गए हैं। तो अब मेरा वो भी फेज पूरा हो गया, अब वो तो अचीव हो ही गया, अब मैं क्या करूं? तो फिर से वो दिमाग में कीड़ा कि भाई अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, बिजनेस भी हो गया, जॉब भी हो गई, 1 मिलियन भी हो गए, सब जगह हो गई, अब क्या करेगा? क्योंकि अब तो और भी करना है ना, अब ज़िंदगी तो बहुत लंबी है। तो फिर ये ऐप बनाने लगा मैं खाली टाइम में। अब लोग जुड़ते चले गए, ऐप मैंने सोचा कि एक ऐसी ऐप बनाते हैं जहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती थी कि आपकी गाड़ी का हिसाब किताब नहीं होता था। मैं अपनी सारी टैक्सियों का सारा काम बाहर करवाता था। भाई आज इसमें क्लच प्लेट डली है, कल उसमें गेयर ऑयल डला है, कल उसका में दूसरा काम हुआ है, उसमें इंजन का काम हुआ है, तो ये रिकॉर्ड कैसे करें? हम रख ही नहीं पाते थे। कॉपी में रखो तो कॉपी गायब, कहीं लिख के रखो तो भूल गए कहाँ है। तो ऐप बनाई मैंने इसकी, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक ऐप थी ये कि आप अपनी गाड़ी ऐड करो और आप रोज़ गाड़ी में क्या खर्चा कर रहे हो वो लिख दो बस, कि आज आपने तेल डलवाया, आज आपने सीएनजी डलवाई, आज आपने इंजन का काम किया, बस। तो अगली बार जब आप सर्विस करवाने जाओगे तो आप देख लेना पिछली सर्विस में आपने क्या काम किया था। बस इतना सही काम था। लेकिन लोगों का इस पर इतना प्यार आया, लोग फीडबैक देने लगे कि भैया इसमें तुम ये भी ऐड कर दो, इसमें ये भी ऐड कर दो, इसमें ये भी ऐड कर दो। तब चीज़ें मैं दिन रात उसी में लगा रहा और वो मुझे इंगेज रहने का बहुत अच्छे ज़रिया मिल गया। मैं अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब भूल गया। उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि सारी बस ऐप बनानी है, अब और कुछ नहीं करना है। तो वहीं पे ये QR कोड सिस्टम, इमरजेंसी सिस्टम भी मैं बनाने लग गया कि क्यों ना हो ऐसा ही मैं एक सिस्टम बना दूं जहाँ पे लोगों की हेल्प हो सके, जहाँ पे ये रोड एक्सीडेंट के टाइम पे हम किसी के भी घर तक सूचना पहुँचा सकें। अब प्राइवेसी की दिक्कत थी कि लोग कहते हैं कि भैया मेरा नंबर चला जाएगा, मेरा नंबर आपके डेटाबेस में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, भाई ऐसे तो बड़ी दिक्कत है। तो मैं मार्केट में गया सर्वे के लिए, मैं और मेरा दोस्त था एक जावेद, हम दोनों अपने ऑफिस एरिया में घूमते थे लंच के टाइम पे और सब लोगों से पूछते थे कि भैया अगर एक ऐसा सिस्टम आ जाए जहाँ पे मैं आपकी बाइक पे QR कोड चिपका दूँ या आपकी बाइक पे ऐसा हो जाए तो आप क्या उस पर राय देगी? तो लोग खुद राय देते थे। तो जो बड़ी उम्र के लोग थे 40-50-60 साल वाले, वो कहते थे नहीं जी ऐसा क्या है, डायरेक्ट नंबर दिखाओ हमारा, तो हमें तो चलाना नहीं आती है टेक्नोलॉजी के, 3 दोस्तों को ऐड करूँ, उनके पास फ़ोन बजे, डायरेक्ट नंबर दिखाओ। अब जो यंग वाले लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो कह रही नहीं जी हम अपना डेटा नहीं दे सकते, तो डेटा प्राइवेसी है, ये सब वो सब, हम तो ऐप टू ऐप चाहेंगे। तो
अब सब चीज़ें करनी थी, तो मैंने कहा इसका सिंपल सोल्यूशन कर देते हैं, आपको नंबर शो करना है कर दो, नहीं करना मत अच्छा, करो, ऑप्शनल कर दिया, अपनी मर्जी है। मर्जी है आपको। आप जैसे ही अपना पार्किंग, आपको मैंने ऑप्शन दिया कि आपकी गाड़ी है, आपको दो ऑप्शन है, पार्किंग के लिए सेट कर लो और इमरजेंसी के लिए सेट कर लो। पार्किंग के लिए एक मैसेज छोड़ दो कि भैया लड़कियां हैं, जैसे अब लड़की कहेंगी कि जी मेरी गाड़ी पे तो कोई भी मेरा तो नंबर ले लेगा, ठीक है, आप मैसेज छोड़ दो, ये मेरे पापा का नंबर है, इस पे कॉल करके बता दो। अच्छा, तो स्कैन करेगा तो जैसे ही मैसेज स्कैन लिखा है। खोलोगे आप, जैसे ही स्कैन करोगे तो सबसे पहले मैसेज ही दिखेगा वो कि ये मेरे पापा का नंबर है, इस पे कॉल कर दो। अब जो परेशान करना चाहता है उसको पता चल गया, अलर्ट हो गया कि नहीं यार इस पे फ़ोन नहीं करूँगा, उसने अपने पापा का नंबर दे रखा है, तो आप वो कॉल कर ली। अब वो चाहती है कॉल हो जाए, कॉल करी, उसके पापा को फ़ोन गई, उसने अपनी लड़की को फ़ोन किया, गाड़ी हट गई, काम ख़त्म। आप चाहते हो जी नंबर भी नहीं देना, नंबर हटा दो, चैट ऑन कर दो, चैट ऑन कर दी। अब जैसे ही मैंने स्कैन किया, ऑप्शन आया क्या, मेरे पापा ये मुझसे चैट कर लो, आपने लिख दिया मुझसे चैट कर लो, तो नीचे आपने चैट का बटन दबाया, अब मेरी और आपकी 1 to 1 चैट हो जाएगी, अच्छा, ऐप टू ऐप ही चलेगी, ना आपका नंबर गया ना मेरा नंबर गया, लेकिन लोकेशन जरूर जाएगी और आईपी एड्रेस जाएगा। जी, कि जैसे ही स्कैन करोगे आप क्यूआर कोड को, अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो किस लोकेशन से स्कैन हुआ है और आपका आईपी एड्रेस क्या है, ताकि आप कुछ जिससे कि बदमाशी फ्रॉड ना करो हो पाए। हाँ, तो पुलिस वुलिस में हम आपको नंबर वो आईपी दे दें। जी, तो आपकी लोकेशन पता चल गई, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये तो मेरे गोदाम की लोकेशन, मतलब हाँ जेन्युइन है, और आपको फोटो भी आ गई। अच्छा, उसमें फोटो का भी ऑप्शन। फोटो खींचने के बिना आप चैट नहीं कर सकते, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा है, मतलब फोटो जाएगा ही जाएगा। जाएगा ही जाएगा, बिना ऐसे चैट नहीं होगी, हवा में चैट कुछ नहीं होगी, तो मतलब प्रूफ के साथ ही चैट होगी प्रूफ के इसमें। साथ ही चैट होगी और लोकेशन भी जाएगी। ये दो चीज़ हुई। अब तीसरी आ गई इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर भी आपको ऑप्शन दे दिया कि भैया, आपने लिख दिया कि भैया अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो मैंने गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर अपनी सारी डिटेल्स लिख रखी हैं, वहाँ से डिटेल निकाल लेना और मेरे पापा को कॉल कर देना, नीचे नंबर है, आपने नंबर दे दिया, ये स्कैन करने पे ही नंबर दिखेगा। तो ये जो मैसेज, अब इमरजेंसी पे मैसेज अलग है, अच्छा, ये स्कैन करने के बाद मैसेज दिखेगा जो हम देना चाह रहे हैं। स्कैन करने के बाद पहले तो पार्किंग का दिख गया, नीचे आ गया कि क्या पार्किंग की इमरजेंसी की दिक्कत तो नहीं है, इमरजेंसी पर दबाते ही ये मैसेज दिखेगा आपको ठीक, कि ये इमरजेंसी के लिए मैसेज छोड़ा हुआ है मैंने, जैसे मैंने छोड़ा हुआ है कि भैया मेरा सीजीएचएस कार्ड है, ऑल इंडिया फ्री इलाज है, कहीं भी अस्पताल में ले जाना। तो जिन आदमियों ने स्कैन किया है, देखा है अभी, उनको पता चल गया कि भैया ये तो इसको किसी भी अस्पताल में ले जाओ, डरने की दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत सारा इशू होता है, ये भी हाँ, लेके जा रहे हैं पैसों का। सरकार की भी एक स्कीम है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की, राहगीर, जिसके अंदर शायद नाम सही, अगर ये गलत है वो देख लेंगे एक बार। उसके अंदर जो आदमी अगर किसी की रोड एक्सीडेंट के टाइम पे किसी की हेल्प करता है उसको अस्पताल पहुंचाने में, तो उसको 25,000 का इनाम देती है सरकार। तो मेरी ऐप में भी वही काम है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे मैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ इस ऐप को मैं कनेक्ट करवाऊँ ताकि लोगों के और तुरंत ये काम हो सके। बिल्कुल, और सरकार तो उसको पैसा दे दे जो भी है, लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन भी उसके घर तक पहुंच जाए। तो जब आपने इमरजेंसी का बटन दबाया, अब आपको आपकी मेडिकल इन्फॉर्मेशन भी आप डाल सकते हो कि जी ये मेरा जो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो इस कंपनी से है और ये मेरा पॉलिसी नंबर है और मुझे ये बीमारी है। तो जो भी आदमी आया अभी, जब क्यूआर कोड स्कैन हुआ तो उसको पता चल गया जी इस आदमी को ये बीमारी है और ये इसकी पॉलिसी है, तो किसी भी अस्पताल में ले जाओ, तुरंत इसका इलाज करवाओ। आप क्यूआर नहीं लगाना चाहते, आप अपनी गाड़ी ऐड कर लो, गाड़ी पे मैसेज लिख दो इमरजेंसी वाला, नंबर नहीं दिखेगा, नंबर आप डालोगे तब भी नहीं दिखेगा, 3 दोस्तों को ऐड कर लो रिक्वेस्ट भेज के। अब जब आपका एक्सीडेंट होगा, वहाँ पर किसी आदमी को पता रहा कि ऑटो लोकेट नाम की कोई ऐप है, तो वो गाड़ी नंबर जब डालेगा ऐप के अंदर, तो आपके डायरेक्ट तीनों जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं उनको मैसेज भेज देगा। अगर क्यूआर कोड होता है तो थोड़ी भीड़ को पता चल जाता है कि अच्छा ये क्यूआर कोड से कुछ होगा। तो अभी हमको उस स्टेज तक पहुंचने के लिए जहां पे सबको इंडिया में पता है कि जी एक ऐसी ऐप है जहां पे आप स्कैन करोगे, सर्च करोगे तो आप घर वालों तक पहुंच सकते हो, उस टाइम तक आने से पहले आप क्यूआर कोड चिपका के रख लोगे तो जल्दी पता चल जल्दी जाएगा पता लग जाएगा। कि हाँ भाई कुछ हो सकता है। तो ये थी मेरी कहानी जिसमें मैंने ये इस ऐप पे आज मैं पहुंच चुका हूँ एक ड्राइवर से, और मुझे इस बात में कोई दिक्कत भी नहीं है कि मैं ड्राइवर हूँ या क्या हूँ, क्योंकि जो लोग आज भी मेरे साथ हैं वो कभी इस नज़र से देखते ही नहीं हैं। जो मेरे बॉस हैं अभी, ज्वेल ओराम जी, वो वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है, उनके जैसा इंसान तो वाकई में होना मुश्किल है। जो आप सोच रहे हो मैं उनका ड्राइवर हूँ, मेरे बॉस हैं वो। कोई बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए कितना कर सकता है मैक्सिमम, और कोई भेदभाव नहीं,
कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, नहीं। वो हमेशा मेरे काम की रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा बोलते हैं कि जो तुझे अच्छा लगे वो कर, जैसे कर, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जैसी जो ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताइयो, तेरा हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ही मुझे नितिन गडकरी जी से मिलवाया। बहुत बढ़िया। तो आप सोच रहे हो कोई आदमी हाथ पकड़ के लेके चले कि चल नितिन गडकरी जी से तुम दिखा के लाते, तूने कितनी अच्छी चीज़ करी है। कोई उस आदमी के अंदर, मैं वो देख के हैरान था कि कोई इतना बड़ा आदमी भी कोई क्या इतने छोटे आदमी का हाथ पकड़ के कर सकता है। तो वो जो चीज़ है वो मैंने आज तक किसी और आदमी के अंदर नहीं देखी। बहुत ही वो, आप उनके बारे में अगर आप देखेंगे भी तो उनको बहुत ही लोग, आदिवासियों के वो नेता हैं और उन्हें काफ़ी कुछ किया आदिवासियों के लिए। तो जो सुना था अब तक वो प्रूव भी हो गया कि हाँ भाई वाकई में बड़े महान और दिलदार आदमी हैं। जो जैसा होता है मतलब दिख ही जाता है। दिख ही जाता है। तो अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज़ में। आपका अच्छा होना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है कि आपके आसपास कौन से लोग हैं और वो आपको कितना चाहते हैं। और वो आपको तब चाहेंगे जब आप उनको चाहोगे। क्योंकि ऐसा होता है कि शायद कोई एक दोस्त है हमारा, वो मुझे पसंद करता हो लेकिन आपको पसंद नहीं करता। होता है। मैं उसकी तारीफ करूंगा लेकिन आप उसकी बुराई करोगे। इंसान तो वही है। तो अब फर्क किस चीज़ का आया, हमारे आपस के मेरा उसके प्रति क्या बिहेवियर और आपका उसके प्रति क्या बिहेवियर है। तो इंसान वही है, बस वो तुम कितने अच्छे हो वो डिसाइड करेगा कि सामने वाला कितना अच्छा है। तो कभी भी ये मत सोचना कि यार हम तो बहुत अच्छे हैं, सामने वाला अच्छा नहीं है। ना, कुछ कमी है और कमियां बात करने से ही जाएंगी। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि भाई आप उसके साथ रहना चाहते हैं तो आपको बात करनी पड़ेगी, आप फिर चुप नहीं रह सकते। तो ये मैंने आज आपको अपनी चीज़ें बताई, यही थी कहानी। नहीं, बहुत बढ़िया लगा और आपसे जो बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली और जो लोगों के क्वेश्चन है वो कमेंट में भी आएंगे। हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आएं हमारे पॉडकास्ट पे, उनकी कमेंटों का आंसर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो मैंने अभी आपके लिए मैं कुछ QR कोड दे दूंगा अभी, आपके जो भी पसंदीदा लोग हों, अच्छे लोग हों, जो जिनको आप गिव अवे करना चाहें अपनी ऑडियंस को। आप, हम तो ये मुहिम चलाना चाहेंगे कि मैं आने वाले टाइम में बुलंदशहर के SP या DM के पास आऊँ और उनको बताऊँ कि आपकी जो ट्रैफिक, जब आपका मंथ हो या जिसमें भी आप लोगों को अवेयर कर सकें, तो उसमें आप लोगों को बोलें कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी बाइक को ऐड कर लो, ताकि कुछ भी बाजार में दिक्कत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो आपके घर तक खबर पहुंचा दें हम। इतना, ताकि सब लोग एक दूसरे को दोस्त बना के और अपने ऐड कर लें। बिल्कुल। इसमें कोई पैसा तो लग ही नहीं रहा है, सब कुछ नहीं, फ्री है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो इसमें इमरजेंसी है ये बहुत ही ज्यादा मेरे को बढ़िया हाँ, लगे सुनकर। तो बाकी आप सभी लोगों के लिए शारिक भाई वो आपको गिफ्ट गिव अवे दे देंगे, जो भी लकी लोग होंगे। जो कमेंट करेंगे, आपके पॉडकास्ट को प्यार दिखाएंगे, उन्हीं में से कुछ लोगों को सेलेक्ट करके हम ये गिव अवे करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं शारिक भाई अगली बार। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हमें कीमती समय मिला।